Zindabad, Jai Bhim, Johar, Satrangi Salam to all Sathis comrades who joined us today on Zoom and via Facebook. NAPM द्वारा आयोजित जमीनी आवाजों में ग्राउंडेड वॉइसेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टुडे इज आवर 65th एपिसोड। जैसे कि आप सभी साथी जानते हैं, ये पिछले 1.5 साल से लगातार हर रविवार शाम को हम अलग अलग सामाजिक आंदोलनों के मुद्दों पर, संघर्षों पर ये सीरीज आयोजित कर रहे हैं। एक तरफ देश में बहुत सारे चुनौतियां हम सभी देख ही रहे हैं। देश में जिस प्रकार से एक वातावरण फैलाया जा रहा है और विशेष रूप से मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जिसमें मुस्लिम्स को, दलित्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है और एक पूरा राइट विंग नैरेटिव को पुश किया जा रहा है, ये तो एक बहुत बड़ी लड़ाई देश में चल रही है। और पूरी अर्थव्यवस्था भी जिस प्रकार से एक बहुत जटिल परिस्थिति में है, ये तो हम देख ही रहे हैं। मगर साथ साथ बहुत सारे देश में पहले से लेकर और अभी तक भी जो आंदोलन चल रहे हैं, उनके नए मोड़ और नए चुनौतियों के साथ वो भी जूझ रहे हैं। तो हमने इस पूरे सीरीज के द्वारा ये भी कोशिश की है कि व्यापक मुद्दों पर बातचीत के साथ साथ जो बहुत सारे जिन्हें एक प्रकार से स्पेसिफिक लड़ाइयाँ मानी जाती है, मगर जिसका पूरा एक कनेक्शन हमारा मैक्रो पॉलिटिक्स के साथ, इकोनॉमी के साथ, पूरे देश का जो व्यवस्थाएं हैं वो जाति व्यवस्था है या फिर सामाजिक आर्थिक शोषण की व्यवस्था है, इन सब से जुड़े हुए ही ये सभी संघर्ष है। तो उसी कड़ी में जुड़ा हुआ है जो बहुत दशकों से लंबे समय से चलने वाला मैनुअल स्कैवेंजर्स का और सीवर वर्कर्स का और सैनिटेशन वर्कर्स का स्ट्रगल। आप सभी साथी जानते हैं, यहाँ हमारे चारों आज के पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। ये बहुत लंबी लड़ाई के कारण कुछ चीजें पिछले जैसे 30 सालों में एक्ट भी 93 से आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इतना लंबा केस चला था, उसके बाद 2013 का जो एक्ट आया था जिसमें रिहैबिलिटेशन पर, ये सब के बावजूद हमने जैसे फर्स्ट एपिसोड में ये 3 पार्ट्स में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और फर्स्ट एपिसोड में 5 राज्यों से, तेलंगाना से लेकर, गुजरात से लेकर, दिल्ली से लेकर अलग अलग स्टेट से साथी जुड़े थे। एंड दे ऑल ऑल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंसेस कि अभी भी वर्तमान स्थिति में किस प्रकार से बहुत सारे चैलेंजेस है, स्पेशली सीवर वर्कर्स की जो लगातार मौतें अलग अलग राज्यों में हो रही है। हमने यूपी का वीडियो पिछले बार एक देखा था। सो दीज आर इंस्टेंसेस। गुजरात में रिसेंटली डेथ्स हुए, तेलंगाना में हमारे यहाँ पर हुए हैं। सो इन मल्टीपल प्लेसेस these are happening. We also heard from Karnataka Sathis last time about how they are constantly trying to organize. So this is a very small initiative, but we thought it is necessary in the broader context of things that are happening to acknowledge the continuing and ongoing struggles of Sathis who are fighting the scourge of manual scavenging and who are also trying to organize against the multiple deaths of sewer workers and the rights of sanitation workers. In today's session, we would focus more on the institutional aspects. संस्थागत और कानूनी पहलू जो है उस पर आज के सेशन में हम फोकस करने का कोशिश करेंगे। हमारे साथ 4 वक्ता है। झारखंड से धर्म भाई है जो सफाई कर्मचारी आंदोलन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और इनफैक्ट वी आल्सो वेलकम धर्म भाई एंड आल्सो अदर एसके कॉमरेड्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इंक्लूडिंग विशाल भाई फ्रॉम ओडिशा एंड फ्रॉम Maharashtra and Madhu ji from Odisha to welcome to all the SKA comrades. We also have Wilson Saab, Bijwada Wilson Anna, who as one of the founders of the Safai Karamchari Andolan has been a leading light in this entire struggle. Welcome to him also. We have with us Shahana Bhattacharya from the People's Union for Democratic Rights. Welcome to Shahana. And also Advocate Jaina Kotari from the Center for Law and Policy Research, who has also been engaged on this question. So we hope to have a very in-depth and detailed discussion on this issue today, and our session will be moderated by Ena Zafar. Ena is from the Dalit Adivasi Shakti Adhikar Manch. She had also moderated the previous session, and we request her to take forward this session as well. She is an active young human rights worker who's been especially engaging with the issues of sewer workers in Delhi. So request Ena to take the session forward. Thank you so much, Meera, and welcome everyone. जय भीम सभी को, जिंदाबाद साथियों। मीरा ने पूरा एक ओवरव्यू तो दे दिया है, तो हम आगे का आज का सेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। मैं एक बेसिक कुछ ग्राउंड रूल्स लेकर रही हूँ। सबसे पहले, जैसे कि मीरा ने बताया, मेरा नाम मीना है और मैं दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच दसम के साथ जुड़ी हुई हूँ। और साथ ही साथ ये जो हम सेशंस कर रहे हैं, इसमें हम सीवर वर्कर्स के अभी ये जो 3 सीरीज है,
इस पे हम सीवो वर्कर्स के वेरियस वेरियस एस्पेक्ट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो हमारा पहला चर्चा हुई थी उसमें हमने ग्राउंड से बात करी, ग्राउंड से वॉइसेस लाए थे कि क्यों डेथ्स का सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा है। ऑल्सो वन मोर थिंग, इफ लैंग्वेज बिकम्स अ बैरियर एनीवेयर, प्लीज फील फ्री टू स्टॉप मी और टू मेंशन एनीथिंग। लैंग्वेज जहाँ पर भी बैरियर होगा, we will try to make the sessions bilingual, as in if you are comfortable in Hindi or English, you can speak as you want and I'll try to summarize the points in bullets. और मतलब यानी अगर आप हिंदी में बोलना चाहे आप हिंदी में बोले, आप इंग्लिश में बोलना चाहे आप इंग्लिश में बोले। हम सेशंस को बाइलिंगुअल रखेंगे, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो। मैं थोड़े बुलेट पॉइंट्स ट्राई करूंगी। आपकी बात से मैं आपका पूरा सेंस तो शायद नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि आप every speaker gets 10 to 12 minutes to in the first round to speak and to present their points, and in 1 or 2 minutes I'll try to sum up whatever he she has said. तो मैं पूरी बात तो आपकी नहीं रख पाऊंगी 1-2 मिनट में, जो आपने 10-12 मिनट में रखी होगी, लेकिन I'll try कि मैं बुलेट पॉइंट्स रख पाऊँ। एंड पहले हम लोग हर स्पीकर, हर जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं, सबके पास 10 से 12 मिनट होंगे। एंड आफ्टर सारे स्पीकर्स ने अपने पॉइंट्स रख दिए होंगे, हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। हमारे साथ फेसबुक पे भी हम लाइव हो रहे हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन वहां पर आएगा तो हम उसको भी यहाँ सेशन में इंक्लूड करेंगे। सो दिस वाज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ टुडेज वेबिनार। सो वेलकम सभी को, सभी साथियों को बहुत बहुत वेलकम। और आज का सेशन हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी धर्मदास जी से कि अपनी बात रखें। धर्मदास जी सफाई कर्मचारी आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं 15 सालों से, और वो खुद एक ऐसे परिवार से आते हैं जो सैनिटेशन में झोंक दिया गया था ड्यू टू कास्ट सिस्टम, और उन्होंने भी काम करा है सैनिटेशन में। तो वो लेकिन अब और भी जगहों पे काम कर रहे हैं, जैसे झारखंड, रांची, दामगढ़, इन सब में, और वो लड़ रहे हैं दलित एजुकेशन, कम्युनिटी लीडरशिप, इन सब मुद्दों पे, दलितों के हुकूकों के मुद्दों पे। और एक काम कर रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सके और एक कॉन्शियसनेस क्रिएट कर सके। हिंदुत्ववाद की जो आइडियोलॉजी बढ़ रही है, पेट्रियार्की बढ़ रही है, एक ओवरऑल इन सब मुद्दों पे इनका काम है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी धर्मदास जी से कि आप अपनी बात रखें। प्लीज समय का ध्यान रखें, 10 से 12 मिनट में अपनी बात रखने की कोशिश करें। ओवर टू यू धर्मदास जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम लोग अगर महिला प्रथा की बात करते हैं, तो महिला प्रथा का जो कानून है MS एक्ट 2013, सॉरी अगर वो धर्मदास जी, आपका ना वीडियो ऑफ हो गया है। प्लीज अगर आप वीडियो ऑन कर सके तो एक कनेक्शन बनाने में इजी होगा। जी जी और थोड़ा सा ऊंची आवाज में प्लीज बोलिए। जी 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 जोहार सभी को, जय भीम। हेलो। जी जी भैया बोलिए, जय भीम। हाँ, जय भीम। मैं ये बोल रहा था कि सफाई कर्मचारी जो आंदोलन है, जो मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं, और निरंतर इतने सालों से जो हम लोग सफाई कर्मचारी के ऊपर में जो काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक सफाई कर्मचारी रह चुका हूँ, अब नहीं हूँ। तो इसमें MS एक्ट 2013 जो कानून आया है सर, तो वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करती है। अगर इसमें सरकार कानून को सख्ती से लागू करे तो आज सफाई कर्मी की स्थिति और थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, जो उसमें उनके राइट्स है, अधिकार है। और MS एक्ट के बारे में तो क्या आप लोग भी सब जानते ही होंगे, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और सरकार का कुछ मैं अपने राज्य सरकार का कुछ रवैया बताता हूँ कि जो सफाई कर्मी को सफाई कर्मी ही रहना देना चाहती है। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि सफाई कर्मी आगे आए, क्योंकि रीज़न है झारखंड में अभी जो जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा है, वो अभी तक ठहरा हुआ है कि अभी ये क्या जॉइंट सेक्रेटरी ने बोला है कि भाई जाति प्रमाण सबका बनेगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं है। सफाई कर्मी के बच्चे किसी तरह पढ़ भी लेते हैं तो वो आज फिर महिला डोन में वापस उसी में आ जाते हैं। और दूसरा एक मुद्दा ये है कि सरकार खाली ये जान रही है कि महिला प्रथा जो सर पर उठाते हैं वही महिला प्रथा है, तो वो नहीं है। महिला प्रथा 5 प्रकार के हैं, जैसे कि
सेप्टिक टैंक साफ करना हुआ, ड्राई लेटरिन साफ करना हुआ, सीवर में जाना हुआ, ओपन ड्रेन की सफाई हुआ, जो हाथों को मैला टच करे तो वो मैला प्रथा नहीं आता है। लेकिन राज्य सरकार इसको नहीं मानती है। हम लोग आरटीआई मेमोरेंडम सब डालते हैं, तो राज्य सरकार लिखती है कि नहीं, हमारे पास मैला प्रथा 0 है, एक भी नहीं है मैला प्रथा। तो हम किनका रिहेबिलिटेशन करें? और 2013 के बाद में जो एमएक्स वर्कर थे, जिन्होंने सफाई का काम, जो सफाई कर्मचारी आंदोलन के माध्यम से विल्सन जी ने ड्राई लेटरिन कितने ड्राई लेटरिन ध्वंस भी करवाई थी और बंद भी किया, उनका भी काम जो है अभी रुका हुआ है किसी गवर्नमेंट के रवैये से, झारखंड में। और एमएक्स एक्ट 2013 के अंदर जैसे कि उनको पहचान करके 40,000 रुपये तुरंत राहत राशि मिलना है, वो अभी तक काम मतलब आधा हुआ, आधा देके गवर्नमेंट को छोड़ दिए उनको। तो सरकार का रवैया बहुत खराब है, लेने के सीरियस नहीं है सर इसमें। यही कहना है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच धर्मवीर जी। धर्मवीर जी बता रहे थे कि मैं बुलेट पॉइंट्स में छोटा-छोटा बताऊंगी। जी। Dharamveer ji was talking about the MS. I'm so sorry, there's crew constantly behind me, and Dharamveer ji was speaking about the constant, the denial of the government about what. One second, I'm just starting my screen. Am I visible to you? Yeah. So he spoke about how the state has been denying that there are no manual scavengers so that they do not have to give rehabilitation. He also spoke about, that the state themselves doesn't want to help the sanitation workers, as there is this caste angle attached with it. So these were the basic loopholes that he was talking about. अगर धर्मवीर जी आप और कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, आपके पास अभी टाइम है, and you can add whatever you want, but we can proceed आगे if you wish so. So next I'll call Mr. Bezwala Wilson, and about Mr. Wilson, as we all know, he's the founder of Safai Karamchari Andolan, and he has been working tirelessly to end manual scavenging in India. So I don't think so he needs any introduction. I've been learning about him since years, and I'm personally, when we talk about manual scavenging, the first mind that comes in our mind is Bezwala Wilson. So I request you, sir, to come and put out your points. Over to you. धर्म जी ने बहुत क्लियरली बताया ये इश्यू कैसे है, क्या है, और दूसरा बात है सरकार का स्थिति क्या है एंड सरकार का स्टैंड क्या है, वो भी बहुत क्लियर बताया। फिर भी हम लोग ने इसका और वास्तव रूप से देखे तो वो एक है ड्राई लेटरिन का साफ करने का काम है, वो देश भर अभी भी चालू है। कई लोग कहते हैं अभी खत्म हो गया, और मंत्री भी कभी कभी उनका स्टेटमेंट भी ऐसा अलग आते हैं पार्लियामेंट में, बट इट इज नॉट द फैक्ट, इट इज द ट्रूथ इज एक्चुअली इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्टिल द मैनुअल स्कैवेंजिंग, ड्राई लेटरिन क्लीनिंग, मतलब ड्राई लेटरिन पे शुष्क शौचालय साफ करना तक अभी भी है, इस पे कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, few parts of the we can talk about the West Bengal and महाराष्ट्र, और जम्मू कश्मीर पे भी काफी जगह अभी भी चालू है। इसका सरकार कोई कार्रवाई नहीं ले रहा है, और इसका कारण बहुत है। as rightly धर्मदास ने ऑलरेडी बताया, ये जाति प्रथा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जाति वजह से सरकार भी ये इश्यू का सही ढंग से अटेंशन नहीं दे पा रहा है। वो तो पहले कहेंगे हम लोग ने ये सारे मुक्ति वो सारे, बट एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एज सच व्हाट दे सपोज टू डू। सो वो बोलते हैं हम लोग ने फलाना तारीख तक खत्म करेंगे, इसका पहले सरकारी अधिकारी हमारा कभी पूछते हैं आपका पास कोई डेटा है तो हमारा का दिखाओ, हम कोई डेटा उनका दिखाए तो वो डेटा लेके सरकारी अधिकारी वो गांव पहुंच जाते हैं। वो गांव पहुंच के वहां वो कोई हम नाम देगा, कोई सोनी देवी नाम,
सो वो जाके गांव पे पुलिस पर्सन एंड सरकार का अधिकारी दोनों जाते हैं। दोनों जाके इधर सोनी देवी कौन है, सोनी देवी कौन है, ऐसा पूछते हैं। फिर वहां गांव का प्रधान वो सारे लोग ने सोनी देवी का वहां प्रेजेंट करवाते हैं। प्रेजेंट करने के बाद पहले बार सरकार के अधिकारी बोलते हैं ऐसा महिला का उठाना काम करना ये सारे दंडनीय अपराध है, अब जेल जाना, ऐसा कभी भी काम करे तो, ऐसा वो अनाउंस करते हैं। अनाउंस होने के बाद वो पूछते हैं सोनी देवी से, कौन क्या जी, हाँ कौन है आप, आपका नाम क्या है? वो नाम बोलना भी उनका बहुत डर हो जाते हैं। वो समय फिर उनसे पूछते हैं क्या आप इधर काम करते हैं ऐसा काम? वो बोलेगा नहीं, कभी भी नहीं करते हैं, मैं कहा काम है, मेरा काम कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीबी है, मैं कहा काम, ऐसा वो बताएंगे। तो वो रिकॉर्ड पे लिखेंगे हमने वी हैव विजिटेड द पर्टिकुलर विलेज व्हिच द सफाई कर्मचारी आंदोलन हैज गिवन, बट वहां तो वो सोनी देवी ने रिफ्यूज किया, वो कभी भी काम नहीं करते। यही है सरकार का गतिविधि और मेरे पास रिकॉर्ड भी है वो क्या बोलते हैं। और सरकार का इधर से एक अधिकारी फोन करके महाराष्ट्र पे वो सीवेज पे वो सारे वो वीडियो लगा के फेसबुक पे डाला। इसका इधर से एक जॉइंट सेक्रेटरी फोन करके ऐसा आप फोटो गीटो खींच के डाले तो अब जेल जाते हैं, आपका ये जानते हैं। दिस इज द एक्चुअली वर्ड्स ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी लेवल। सो दिस इज द फैक्ट। एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक अधिकारी वो कानून पे क्या लिखा इसका समझने की कोशिश नहीं करते, वो कब पता है। हम नहीं सोच रहे हैं जॉइंट सेक्रेटरी का कानून पे क्या है पता नहीं, वो वैसा उल्टा करके बोल रहे, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल उनका सारे जानते हैं, उनका गति ऐसे है, उनका स्थिति ऐसे है, उनका तरीका ऐसे ही है। ये देश का कोई भी अधिकारी होगा 90% अधिकारी उनका एटीट्यूड बिहेवियर उनका भाषण उनका बोलना किसी से पता करना यही तरीका से होते हैं। अनलेस अनटिल ब्यूरोक्रेटिक ये है उनका एटीट्यूड चेंज नहीं हुई तो बहुत मुश्किल है। दूसरा बात होते हैं वो अगर कोई भी में काम कर रहा है बताए तो उनका लोन देते हैं। अरे 5,000 साल से ये स्थिति है, ये क्या सिस्टम। इस पे कम से कम अर्बनाइजेशन होने के बाद रिकॉर्ड का अनुसार 300 और 400 साल से महिला प्रथा तो है, लोग का ये जानते हैं। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी 300-400 साल पीढ़ी से पीढ़ी एक पेशा पे है, एक काम पे है, एक स्लेवरी पे है, गुलामगिरी पे है, एक ऐसा अमानवीय प्रथा पे काम करे तो उनका ऐसे होते हैं स्थिति। ये भी सरकार समझना। जैसा महिला का पास 40-50 उम्र है, कहीं स्कूल कभी गए नहीं गया, ऐसा आवर्त का पास सरकार का अधिकार है आपका लोन देंगे, आप एप्लीकेशन दाखिल करो। वो कौन लेते हैं, वो डर जाते हैं। अरे लोन लिए तो बाद में आके सरकार परफेक्ट है वो भी उठा के चल जाएंगे, हमारा का बिजनेस करना नहीं आता है। Why the government can't provide any kind of a special package for the सफाई कर्मचारी? ये क्या बात होते हैं। सरकार पे कई लोग ने है रिहेबिलिटेशन करते हैं, सारे रिहेबिलिटेशन करने वाला का कहा कि नेचुरल कैलामिटी होते हैं, कम्युनल क्लैशेस होते हैं, वहां से कोई आए तो घर देते हैं, उनका परिवार का सरकार पे पक्की नौकरी देते हैं और रहने के सिर्फ नहीं है उनका पैसा भी कई दिन महीनों के पैसा भी देते हैं। हमने 300 साल से गुलामगिरी पे है हम लोग। हमारा का आपका एक पैकेज करना सरकार का क्या प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं, ये सवाल। दूसरा है पॉलिटिकल, ये है क्लास है उनका, बिल्कुल पॉलिटिकल का कोई भी होगा उनका राजनीतिक इच्छा शक्ति बिल्कुल ये काम पे नहीं। अगर पॉलिटिकल विल है तो एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। टॉयलेट बनाने के प्रधानमंत्री का इतने सारे सब मंत्री गंत्री सब लेके चल जाते हैं, महिला प्रथा उन्मूलन का क्यों नहीं करते हैं? टॉयलेट बनाए तो इसे कमीशन मिलते इसलिए करते हैं। हमारा जाति का मुक्ति के लिए हमने इतने साल से लड़ रहा है, सारे लोग हर राज्यों पे कार्यकर्ता सारे उनका सारे मार्गदर्शक से प्रधानमंत्री पैदल जाके हर जगह क्यों नहीं कर सकते? आप इधर भाषण देंगे, भाषण दे देश बदल जाएगा।
ये सवाल हम लोग ने सारे उठा रहे हैं आज का तारीख। तीसरा है सीवेज एंड सेप्टिक टैंक का डेथ है, वो तो उनका आंकड़ा हमेशा गलत है। अरे आप जिंदा कितने लोग हैं उनका पहचान करना अगर आपको मुश्किल हो तो एक ठीक है, आप समझ रहा है, हम आपका डेटा दे रहा है हमेशा। अरे मरने के बाद भी लाख लाख लोग तो नहीं मर रहे ना, मरने के बाद भी कहाँ मर रहा है, जंगल पे नहीं मर रहा है, नहीं तो वो कहीं रिमोट विलेज पे नहीं। दिल्ली शहर का अंदर कितने लोग मरा, दिल्ली सरकार का पास आंकड़ा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पास आंकड़ा नहीं है। दिल्ली में गटर पे मर जाए तो इसका गिनने के काम भी हम ही करता, सरकार का ये कुछ इतने भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दिल्ली से लेके सारे राज्यों से हमने डेटा कलेक्ट करते हैं। 2019 पे 127 पीपल डाइड, पर सरकार ने गलत डेटा देते हैं। 2020 पे 45 रिकॉर्डेड है, 2021 पे 51 रिकॉर्डेड है, 2022 पे ऑलरेडी अभी तक 32 डेथ्स है। सो क्यों आप गलत झूठ बोलते हैं? आपका तो एक शर्म करना पड़ता है। ये आजाद होने के बाद 75 इयर्स के बाद अपना देश का नागरिक ये गटर का अंदर जाके उनका जान निकालना पड़ता है, हम उनका गुस्सा के मार डाल रहे हैं। इसका शर्म करके इसका योजना बनाओ। कब तक आपने हमारा का हत्या करना बंद करेंगे? ये बताओ प्रधानमंत्री, ये बताओ मुख्यमंत्री। ये सारे भाषण हमारे का कोई जरूरी नहीं, ये हमारा का आग है, हमारा का पेनफुल है। इट इज एन पेनफुल टू से why should we count the deaths? Is there any one politician can come and say that हम फलाना तारीख तक ये सिटी का अंदर, एक शहर का अंदर हम ये बंद करेंगे? अरे कुछ नहीं बोलते हैं, भाषण भाषण से नहीं चलते हैं। दैट इज द रीजन हम लोग ने नापम का साथी मिला के हम देश भर हम लोग ने एक आंदोलन करेगा। हम ऐसा सरकार का छोड़ना सही नहीं है। ये आजाद भारत है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र पे सबका सवाल प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, मुख्यमंत्री होगा, कोई अधिकारी होगा, सचिव होगा, सब लोग सुनना पड़ता है। अगर नागरिक का जान का निकालने के और जान बचाने के लिए उनका पास योजना बिल्कुल होना चाहिए। Thank you. Thank you, Wilson ji. What he said was basically he raised questions on the caste system, and he said that the caste system is the real problem. He said that the practice of dry latrine still continues despite no matter how much government says that we do not have managed scavengers. We still have people we still have managed scavengers. We still have people who are taking out dry latrines. He said that government can do anything, but they are not doing anything. And he even said that we are still following the slavery system in India. He also added that if a worker decides to do something, he has to resort to lending some money, and then he's afraid that what will happen. So we need to have more conducive setup for loan and for rehabilitation and stuff like that. He even added, and he concluded by saying that the government people continue to die in various states, but the government claims that they do not have any data, that there is no data that are having, despite when they are actually having data. As Wilson said, Wilson quoted the data which are available in the government files. He concluded by saying that the government should feel ashamed that we are living in a democratic country and still this thing is happening. So yeah, I guess I've tried to encapsulate whatever he has said. I want to ask one question to Wilson sir about what has been his experience while working in National Safai Karamchari Andolan, and what is the current situation of the implementation of court orders and stuff like that. So if you can, Wilson, if you can just put some light on your experience, it would be great. एक्सपीरियंस तो इतने अच्छा नहीं होते हैं क्यों? तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी वो एक सरकार का एक छोटा एक यूनिट है, उनका पास कोई अधिकार नहीं है, उनका पास कोई पावर्स नहीं है। लाइक NHRC होगा, नहीं तो SC ST कमीशन होगा, उनका पास पावर्स है। बट ये है
एक सरकार का सोशल जस्टिस मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन से नियमित का एक कमीशन है। तो इससे हम लोग बात करना ज्यादा वेस्ट है, क्यों तो हम लोग ने 2003 पे सुप्रीम कोर्ट में केस ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल किया। वो समय सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से हमने रेस्पॉन्स पूछा था। इसका नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ने रिपोर्ट दिया। ये रिपोर्ट पे वो बता रहे हैं सरकार क्या कर रहे है, सारे ठीक है और ऐसा काम करने वाला नहीं है, मतलब क्या फायदा है कमीशन का रखना। ये एक है। दूसरा बात है, अभी सरकार का एक योजना अभी तैयारी हो रहा है कई जगह। हमने सबका मास्क देंगे, सबका सेफ्टी गियर देंगे, ये कहानी, ये नया नाटक शुरू हो गया। सो मैं कहना क्या है, उनका कोई भी अभी ये एनजीओ स्टाइल तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। मेरा सारे सबका हमारा दोस्त लोग का मेरा अनुरोध है, ये एनजीओ काम नहीं है। उनका मास्क देगा फिर यही काम करो, उनका गम बूट देगा आप यही काम करो। मैं आपका ओपनली रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरा विनती है, महिला प्रथा है ये तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए, कि तो वो जाति आधारित और पितृसत्तात्मक आधारित एक पेशा है। दूसरा है गटर का अंदर घुसाना और सेप्टिक टैंक साफ करना, वो मैकेनाइज्ड वे से साफ होना चाहिए। सो बिना मैकेनाइज आप उनका मास्क कैसे पहनना, उनका गम शू कैसे पहनना, सारे पहन के अंदर घुसाने के क्या है मतलब। तो सारे सबका मेरा दोस्त लोग का मेरा अनुरोध है, ये काम थोड़ा बंद करिए, कि तो सरकार का और नेशनल कमीशन का, स्टेट लेवल कमीशन का आप ऐसा काम करा के आप जस्टिफाई कर रहा है। मैं बता रहे सरकार ने बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ हम फुल स्टॉप रखो। सरकार शर्म करना पड़ता है, सरकार थोड़ा जवाब भी देना पड़ता है। वो छोड़ के उनका बुला के हमने एक मीटिंग करके वो मीटिंग पे सारे कैसे क्या पहनना हम बताए तो क्या फायदा। उनका एक ही सवाल है, कैसे आप इसका बंद करेंगे वो अनाउंस करो। एक ही सवाल, इसका हम लोग ने उनसे बड़ा बातचीत का जरूरी नहीं। मैं नेशनल कमीशन सफाई कर्मचारी से 8 साल से एक बार भी मुलाकात भी नहीं गए। उन्हें मुझे बुलाया, मैंने बोला आपने पहले डिक्लेयर करो आपका क्या स्टैंड है। आपने सरकार का साथी मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस का पीछे पीछे जाए तो मैं क्यों आपका पास आ। दूसरा है सोशल जस्टिस मंत्रालय भी हमारा को बुलाते हैं, हम उनका बता रहे आप पैकेज डिक्लेयर करो बाद में हम आएंगे। ये छोड़ के सरकार का हमने एक जाके एक मेमोरेंडम देंगे, एक लेटर लिखेगा, हमने उनसे साथी मिला के फोटो खींचेंगे। ये सारे ड्रामा हम भी बंद करना, सरकार से भी बंद करना, नहीं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उन्होंने उनका पूरा एल्बम बनाया, कितने क्या क्या काम किया, इसमें क्या काम है। कई राज्य का गया, वहां विजिट किया, विजिट होने के बाद वो उनका बस्ती देखा, बस्ती कैसे है, वहां टॉयलेट है नहीं, टॉयलेट है नहीं है देखने के बस्ती पे कई लोग हैं। और राज्य सरकार का भी ये काम है, आपका नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी का बहुत क्लियर मैंडेट है, हर साल आपने रिपोर्ट पार्लियामेंट का देना पड़ता है। वो रिपोर्ट पे आप बताना पड़ता है कितने लोग कितने राज्यों पे आज तक काम कर रहा है, सूची दो, उनका पुनर्वास के लिए योजना बनाओ, रिकमेंडेशंस लेके आ जाओ। वो छोड़ के विजिट करेंगे, वहां आके ड्रामा बनाएंगे। कमीशन का मेरा हमेशा मैं क्लियर कर दिया। सो मेरा दोस्त लोग कभी मेरा अनुरोध है उनसे हमारा बातचीत बहुत सीमित रूप से रखना, कि तो सरकार हमारा का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं बता रहे एक आंदोलनकारी है, नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट, हम सारे मिला के सरकार का हम पकड़ के अकाउंटेबल बना, उनसे जाके बात करके चाय पी के बात करने के बात नहीं है ये। अगर 2000 लोग गटर के अंदर मरने के बाद उनसे बातचीत करके उनसे चाय पीना ये जरूरी है, इसलिए हमने डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने गलत कर दिया। सरकार ने कोई सरकार भी वो गलत कर दिया, ये गलत के लिए हमने उनसे डिमांड कर दिया इन ब्रिटेन वी हैव गिवन एज ए सफाई कर्मचारी आंदोलन। भारत का प्रधानमंत्री एक इतिहास का गलती ये समाज पे हो चुका,
इसका भारत का पार्लियामेंट पे ये समाज से माफी मांगना पड़ते हैं, मांगने के बाद ही दूसरा बात उनसे बात करेंगे, इसलिए हम लोग उनसे नहीं मिलेंगे। ये तो वेरी क्लियर। हमारे का कई बार ने लेटर भी मिला, कई लोग ने आया, आओ इधर मिलना, हम नहीं जाएंगे। भारत का प्रधानमंत्री कोई भी हो सकती, ये डिमांड से हम लोग ने भी 8 साल से यही है। भारत प्रधानमंत्री बिल्कुल कहीं गलत हो गया, इसका तो वो आके माफी मांगना, तो जाति से कुछ गलत हो तो माफी नहीं मांगेंगे, यही बोल रहे हैं। यही हमारा सवाल है। हम रोटी के लिए, कपड़ा, ये सारे समस्या के लिए वहां जाके मुझे राशन कार्ड चाहिए, मुझे पेंशन उनका किसी का नहीं है। पेंशन लेना मेरा हक का अधिकार है। इट इज माई एंटाइटलमेंट, इट इज माई राइट, मेरा हक है, मैं लेंगे। पेंशन का उनका पास जाके पूछना कोई जरूरी नहीं। सरकार ने क्लियर कट पैकेज लेके आना, इसका आपका सबका मदद चाहिए। हम सरकार का एक एक काम पे आना के उनसे बात करें, ये मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद विल्सन जी। विल्सन जी ने बहुत अच्छे से बोला कि एक लाइन में कि मैनुअल स्कैवेंजिंग होनी ही नहीं चाहिए, हमें मैकेनाइजेशन चाहिए, हमें सिक्योरिटी गेयर्स का क्या करना है। जब सिक्योरिटी गेयर्स देके भी तो आप इवेंचुअली उस आदमी को मैला उठाने के लिए या सीवर में जाने के लिए आप फोर्स करते हैं, तो हमें वो चीज हमें चाहिए ही नहीं। हमें सीधा सीधा मैकेनाइजेशन की बात करनी है। मैनुअल स्कैवेंजिंग अब खत्म हो जानी चाहिए, इस पूरे देश से मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हो जानी चाहिए, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी साथियों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सबका जिस का भी जो भी सवाल है आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, एंड ओके आई ट्रांसलेट। In short, what Bezwara Wilson said, that we have to come together and say that we do not want any kind of we do not want security equipments or all of those things, but we do not want manual scavenging to take place in the first place. What will you do with security equipments? Because eventually you will ask the person to go inside the sewer or to pick up the dry latrine. We do not want that. And he also added that when it comes to having meetings with National Commission for Safai Karamchari, they can call you and they can have a chit chat with you, and then there is a dead end. But what he said, that we want packages, we want announcements, and then we can have a talk. We do not want to just sit and meet and wait. So this is what he said, if I can encapsulate in small brief points. And I want to request everyone that if you have any questions, please write it in the chat box. After every speaker is done, we'll ask the questions. मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप अपने अपने सवाल चैट बॉक्स में लिखें। जैसे ही हर स्पीकर का अपना बात रखना हो जाएगा, हम सारे क्वेश्चंस को जरूर लेंगे, तो आप प्लीज अपने सवालों को चैट बॉक्स में रखें। आगे बढ़ते हुए हम सेशन में आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडवोकेट जैना कोठारी से कि अपनी बात को वो रखें। एडवोकेट जैना कोठारी सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च की को-फाउंडर हैं और करंटली वो वहाँ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वो सीनियर एडवोकेट हैं और प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट इंडिया में। उनका प्रैक्टिस इंटरेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जेंडर, सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी राइट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन लॉ। उन्होंने काफी काम करा है और अभी उनकी जो बुक है जो 2012 में पब्लिश की गई थी, वो है फ्यूचर ऑफ डिसेबिलिटी लॉ इन इंडिया। इस पे उन्होंने किताब भी लिखी है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश करी थी। तो और साथ ही साथ वो को-ऑर्गेनाइजर थी वर्कशॉप में जो मैनुअल स्कैवेंजिंग पे रखी गई थी 2020 में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जैना जी से कि आप अपनी बात रखें। ओवर टू यू। थैंक यू ईना एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में करूँगी बात, बट आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो इन केस ईना यू मे वांट टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी, आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट प्लीज़। तो अभी हमने सुना कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं on manual scavenging, but what I wanted to focus on is the law and institutionally, what are the institutional mechanisms, क्योंकि
मीरा जी ने कहा था कि at the beginning of the panel that how are we responding institutionally. तो मैं बात करूँगी कोर्ट से, कोर्ट की तरफ से कि what is happening in the court is are the courts responding in implementation of the law against manual scavenging. So which is the law that we have. So we have a 2013 law. हमारा 2013 का कानून है. It's called PEMSRA, which is Prohibition of Employment of Manual Scavenging and their Rehabilitation Act. तो ये जो 2013 का जो कानून है उसमें उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या हो रहा है. It is a law, but how is it being implemented? Because clearly the government is Naina ji, a not. small request. There are a couple of Yeah. messages in the chat that your audio is a bit low. Can you please speak a bit louder? Yeah, I have put my volume at high. Is this better? This is slightly better. Is So maybe better? you'll also have to be a bit louder. Yeah. Okay. Thanks. So yeah. So what I want to focus on is that, see, the government is not implementing the legislation. And so then what are the remedies for that? So we as lawyers and many activists and organizations, including Bezwara Wilson and so many other groups, have gone to court. And how are the courts responding to the implementation of the law? And I'd like to speak a little bit about our experiments in Karnataka. So now there are many provisions of the law of the 2013 PEMSRA Act. So let me just give a broad overview of the legislation. So one is that the Act says that there has to be an identification of insanitary latrines taken out by the municipal authorities, and there should be no insanitary latrines. The PEMSRA Act says that there should be a survey done, an identification of insanitary latrines, and wherever there are insanitary latrines, first the occupier or owner of the insanitary latrine has to be told to demolish it and destroy it and build a sanitary latrine. And if the person doesn't do it, then the local authorities have to demolish the insanitary latrines. The second requirement is identification of manual scavengers. So persons who are engaged in manual scavenging, there has to be a survey and identification. And what is the purpose of this survey and identification? So that once an identification is done, then the persons who are engaged in manual scavenging will be given a certain set of rehabilitation measures so that they can come out of manual scavenging. So they will be given an identification card. They will be provided other training, vocational training options. They will be given cash benefit of a one-time cash amount of 40,000 rupees, and then there will be scholarships for their students. They would be given land and housing related benefits, rehabilitation, vocational training, all kinds of measures are there. Now, this work or these obligations under the Act are not being carried out. I can certainly say from Karnataka, this is not being done. In fact, when we started a litigation in Karnataka, there was actually a litigation filed by a few groups in Karnataka when there were a few deaths of manual scavengers. And this was then taken up suo moto by the court, Karnataka High Court, on implementation of the Act. And in this petition, we have I have been representing a group called Tamate based in Karnataka, and we have been intervening. So the first thing we raised is that what are the numbers of insanitary latrines and the identification of manual scavengers. So the government, like Bezwara Wilson ji said, government says there are no insanitary latrines. Government files an affidavit that there are no insanitary latrines. और मैनुअल स्कैवेंजर्स के भी बहुत मतलब कम नंबर्स दे रहे थे, और फाइनली पता चला कि ये सर्वे और आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुआ है, दोनों का, इंसैनिटरी लैट्रिन का भी नहीं हुआ है और मैनुअल स्कैवेंजर्स का भी सर्वे नहीं हुआ है. तो वी देन गॉट अ कोर्ट ऑर्डर directing the government to carry out a survey, both an identification of manual scavengers and also of insanitary latrines. Now, when the survey had to be carried out, then of course they have started with it. It's not yet completed because then COVID and all that came in between.
we were to sit with the government departments to carry out the survey. और तब हमें पता चला कि उनके पास सर्वे करने और आइडेंटिफिकेशन करने का कोई मेथडोलॉजी ही नहीं है. They don't have any template, they don't have any methodology despite rules being there under the law. तो ये सब हमने सर्वे और आइडेंटिफिकेशन के लिए जो मेथडोलॉजी है, जो क्वेश्चनर है, वो भी सब हम ही ने बना के उनको वी हैव गिवन देम. और अभी ये सर्वे और आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज शुरू हुई है कर्नाटका में. तो फर्स्ट, एंड दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ अ कोर्ट ऑर्डर, एंड इन मेनी स्टेट्स दिस इज नॉट बीइंग डन. ऑफ कोर्स अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और वेलफेयर के वेबसाइट पे जाएंगे, they have a requirement कि all the state government should report it. We will find that there are some numbers, लेकिन ये numbers कहाँ से आ रहे हैं, सर्वे हुआ है, आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि नहीं, actually is very very unclear, and my feeling is that it is not being done because in Karnataka we have seen that. So the first step is that, and we have got some court orders for that. Now the act also says that if there are any deaths due to manual scavenging or hazardous cleaning, there will be compensation paid. और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ये compensation has been made to 10 lakhs. Of course, this was many years ago. So one thing what the government is completely implementing is this payment of 10 lakhs compensation. ये तुरंत दे देती है because this is the easiest way they can implement. So every time complaints are filed or petitions are filed in the high courts for deaths due to hazardous cleaning and manual scavenging, immediately they pay the compensation. But apart from compensation, no other implementation is going on. So some of the other things that are there in the act and which we have raised in the court is the act. See, there are two things. One is the act calls any manual cleaning of insanitary latrines as manual scavenging, but any cleaning of septic tanks and sewage cleaning without safety equipment is termed as hazardous cleaning. हाँ, तो ये एक्ट में भी ये दो अलग अलग डेफिनेशन है, एक मैनुअल स्कैवेंजिंग और एक हजार्डस क्लीनिंग. तो ये जो हजार्डस क्लीनिंग practice is going on, it is still going on rampant, and because no safety gear and safety equipment is provided at all. The act and the rules give a list of about 43 kinds of safety equipment like gloves, bodysuit, helmet, torchlight. There has to be an ambulance close by, there has to be a hospital close by, there have to be 3 people there have to be helpers. All that is provided and mandated under the rules, but ये कुछ भी नहीं हो रहा है. No safety equipment or gear is provided, and despite that people are going totally unprotected into the septic tanks and sewage canals, and because of this there are gruesome deaths happening. So we have in the petition in Karnataka, we have sought that what are the measures taken where these safety equipment is given or not, and we have asked for those details. So none of this is going on, because what happens is that jab any septic tank is to be cleaned or sewage canal is to be cleaned, in fact the local authorities themselves call persons on contract through a contractor. No gear is given, contractor will come on the orders of the local authority, and so local authority is in fact getting the sewage cleaned from contract private persons, and ultimately when FIR is registered on a contractor, not on the local authority or the local engineer or the local health inspector. So this is what is going on. The next issue is, so the safety gear is absolutely not provided. Not a single safety gear written in the act and the rules is being provided. The next thing is rehabilitation measures. Now the act says under section 13 that after the persons are identified as manual scavengers, there are a whole list of rehabilitation measures to be provided.
Now, because identification is not happening, rehabilitation is also not happening. So in our court orders, after we have in fact, many groups working on the ground have in fact produced letters and documents written, jahan 40, 50, 70, 100 persons have written saying that we are manual scavengers, please give me ID card and please give me rehabilitation measures. But no ID card is given, nothing is given. So we are left with approaching the court, okay, please recognize them as manual scavengers, identify them and give them the benefits. So because of this, the court has been telling the authorities, and what they do is immediately give the 40,000, which is the cash requirement under the act. All other measures of subsidies, loans for any vocational training, scholarship for children, housing related benefits, site related benefits is not at all being given. The next provision in the law also says there will be lot of monitoring bodies. There will be a central monitoring committee, there will be a state monitoring committee, there will be a vigilance committee, central vigilance committee, state level vigilance committee. There will be a national commission for Safai Karmacharis who will also review and monitor the working of the act. So none of these monitoring bodies and review bodies are doing the work of monitoring the implementation of the act. If these bodies are doing their job, then they would point out that even basic requirements of identification of persons in manual scavenging, identification of insanitary latrines, hazardous cleaning without safety gear would all be brought, that none of this is being implemented. But even these monitoring bodies, vigilance bodies are not in fact doing the job. And in fact, some of the things we are doing through court is they are required to have certain number of meetings. Even those meetings were not held. So with the court orders, the meetings are held. But after meeting is held, then what? Meeting तो करते हैं, meeting भी court के orders के बाद ही हो रही है, otherwise ये meetings भी नहीं हो रही थी. So every single part of the act and rules is being sought to be implemented through the court. And finally, the final issue is the requirement of mechanization. See, the act also says that the government shall work towards mechanization of the cleaning. So the fact that we are still having hazardous cleaning, I want to distinguish hazardous cleaning and manual scavenging only because the act makes it like that. The deaths which are happening are in the sewage canals and manholes and septic tanks, and this is highly dangerous work for which mechanization is required, because it is no use to say that you do it with safety gear, because no safety gear is provided. So it has to be mechanized. What are the measures being taken for mechanization? There is no response from the government on mechanization methods. There are some machines that are there, but no local authority has enough of those machines. So no cleaning of septic tanks or sewage canals is done through any machines. And ultimately, humans are used and persons are used, and ultimately it leads to several deaths and gruesome injuries. So even for this, I feel we need to, how do we institutionally respond to this non-implementation of the act? And I would say that one is the courts. I feel we are not using the courts enough. Courts cannot do the, make the government completely do the implementation, but courts are pushing the government, and government has to respond to court orders. And we have seen in Karnataka that this is happening. So I feel we have to engage with the courts for implementation of the law. And secondly, we really have to push on the activation of these bodies, the vigilance committees, monitoring committees, this National Safai Karmachari Commission. These bodies which are there for monitoring and review of the act have to be activated. And finally, how do we push for mechanization? Should we push it through a campaign with the government or through the courts?
So I feel institutionally we have to respond to this. So I just wanted to give an overview of some of the work we're doing. Thank you. थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव रख दिया एंड थैंक्स अ लॉट। मैं पहले थोड़ा हिंदी में बताती हूँ whatever she has said। उन्होंने 2013 पीएम सारे लॉ के बारे में बात करी और एक पूरा लीगल पर्सपेक्टिव इन्होंने रखने की कोशिश करी, जिसमें इन्होंने ये भी कहा कि लॉयर्स, एक्टिविस्ट, कोर्ट्स तक कई बार गए हैं और इम्प्लीमेंटेशन की बात भी करी है। इन्होंने एक्ट के बारे में बताया है कि जो 2013 का जो लॉ है ये बात करता है आइडेंटिफिकेशन की, कि मतलब इनसैनिटरी लैट्रिन्स की आइडेंटिफिकेशन हो, और वो लॉ ये भी बात करता है कि कोई भी इनसैनिटरी लैट्रिन में काम नहीं करना चाहिए, ना ही कोई इनसैनिटरी लैट्रिन होना चाहिए। उस इनसैनिटरी लैट्रिन को आइडेंटिफाई करके उसे तोड़ के एक सैनिटरी लैट्रिन बनना चाहिए जिसमें कोई भी मैनुअली काम ना करे। सेकेंड, उन्होंने ये भी बात करी है कि ये जो लॉ है ये आइडेंटिफिकेशन की बात करता है मैनुअल स्कैवेंजर्स की, क्योंकि जिससे वो आइडेंटिफिकेशन के बाद ही उनका रिहैबिलिटेशन हो पाएगा, जिससे वो इस मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा से बाहर निकल पाएंगे। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा जिसमें इन्होंने हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील डाली, जिसमें इन्हें पता चला कि आइडेंटिफिकेशन अभी तक कोई हुई ही नहीं है मैनुअल स्कैवेंजर्स की, और ना ही ये जो पूरा हमारे फ्रेमवर्क है इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन का कोई मेथड है, कोई मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, कोई भी इनका प्लान नहीं था। लेकिन थ्रू देयर एफर्ट्स कोर्ट ने ऑर्डर पास करा जिससे आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एंड इन्होंने ये भी ऐड करा कि आइडेंटिफाई ही नहीं हो रहा है पूरे भारत में, चाहे सरकार ये कहे कि कोई मैनुअल स्कैवेंजर्स नहीं है, बट इन रियलिटी कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुई है जिसकी वजह से कोई रिहैबिलिटेशन हो पाए। इन्होंने ये भी बोला कि बहुत सारी बॉडीज बनाई गई हैं इन लॉस को मॉनिटर करने के लिए, पर वो अपना काम ही नहीं कर रही है। तो और साथ ही साथ हमने ये भी बोला कि क्या कहते हैं, सीवर वर्कर्स और सैनिटेशन वर्कर्स की भी जहाँ तक बात है, उसको जो लॉ है वो डिफरेंशिएट करता है एज कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ हजार्डस वर्क। वो जो काम है वो हजार्डस वर्क में आता है, ना कि मैनुअल स्कैवेंजिंग में। और ये सिर्फ उन्होंने एक लीगल डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग, परिभाषा देने के लिए कहा। इन्होंने ये भी कहा कि लेकिन चाहे वो किसी भी उसमें आता है, हमें ये देखना होगा कि जो लॉ स्टेट कर रहा है, लॉ में कहा गया है 43 सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात करी गई है, लेकिन इन रियलिटी 0 सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिलते हैं। तो हमें मेकेनाइजेशन की बात करनी है, क्योंकि चाहे कोई भी सिक्योरिटी इक्विपमेंट हो, कोई भी अगर सीवर या सेप्टिक टैंक के अंदर जाता है तो वो बहुत हजार्डस कंडीशन और उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैना ने ये सारी बातों पे लाइट रखी। आई गेस मैं काफी पॉइंट्स कैप्चर कर पाई। एंड क्या कहते हैं, हमारा भी यही जो अभी तक दसम ने भी जो जिसपे मेरा पर्सनल जो काम रहा है, उसमें मैंने यही देखा है कि जैसे कि जैना जी ने बोला कि कॉन्ट्रैक्टर, ये जो इतना लॉन्ग सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्टर ही जब सेप्टिक टैंक या सीवर वर्कर को सिक्योरिटी इक्विपमेंट नहीं दे रहा है और सीधा फोर्स कर रहा है, तो इवेंचुअली वो डेथ की तरफ ही लीड करेगा, चाहे आप कितना भी, क्योंकि जो गाइडलाइंस है वो एक बहुत इलैबोरेट प्रोसेस लिखती है कि आपको 6 घंटा पहले किसी भी सीवर को खोल के रखना है, बट वो कभी भी नहीं, मतलब अभी तक मेरा जितना काम रहा है, ज्यादा काम नहीं रहा है, पर मैंने 2-3 साल में जितना भी मेरा इंटरेक्शन रहा है, मैंने ये देखा है कि ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि गाइडलाइंस का एक भी चीज फॉलो करी गई हो। सिर्फ जब कोविड आ गया था तो एक सिक्योरिटी इक्विपमेंट के नाम पे एक वो जो हम सर्जिकल मास्क पहनते हैं वो उन लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया, एंड दैट इज द सिक्योरिटी इक्विपमेंट दैट दे गेट। आप किसी भी स्टोर पे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिक्योरिटी इक्विपमेंट वहां पे शीशे में टांग के अच्छे से सजे हुए रखे होंगे, बट इन रियलिटी ग्राउंड पे वर्कर्स को कुछ भी नहीं मिलता है। तो थैंक यू सो मच जैना जी टू just bring out these legal aspects and proceeding with the session। and बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन हम सेशन को अभी आगे बढ़ाते हैं और फिर हम सारे सवाल लेंगे। जो हमारी नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर शाहाना भट्टाचार्य,
वो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, PUDR जिसे हम कहते हैं, उसके साथ पिछले 30 सालों से जुड़ी हुई हैं। वो एक एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में किरोड़ीमल कॉलेज में, और वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं परिवर्तन के, जेंडर फोरम है वो उस कॉलेज किरोड़ीमल कॉलेज में। वो कास्ट में, क्लास में काम, स्टिग्मेटाइज वर्क, इन सब के मुद्दों पे काम करती रही हैं और आवाज उठाती रही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर शाहना से कि प्लीज आप सेशन कॉल रिसीव करें। ओवर टू यू। थैंक यू ये मौका देने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? जी, मतलब बाकी साथियों ने बहुत मतलब क्लोजली इस मुद्दे के साथ वो काम किया है, तो इन सबके काम से हम सीखे भी हैं। मैं PUDR के साथ हम काम करती हूँ, और PUDR में की तरफ से हमने ये जांच किया था। वन ऑफ द हम लेबर और डेमोक्रेटिक राइट्स के बहुत सारे मुद्दों पर हम लोगों ने जांच किया है, रिपोर्ट्स निकाली हैं, उनको कैंपेन्स वगैरह में उनके साथ काम किया है। बट ये सीवर डेथ्स का था हमारा मेन। काफी 2017 से 19 के बीच में हमने दिल्ली के इलाके में जितने सीवर डेथ्स और सीवर और सेप्टिक डेथ्स हुई, टैंक की डेथ्स हुई, उनकी जांच की। और जस्ट मोटा मोटी जो साथियों ने बताया कि यही देखने के लिए कि ये जो एक्ट 2013 में पारित हुई वो किस तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत एक्ट है, लेकिन लगभग हम उसको जानते हैं उसके वायलेशन से, मतलब वो कितना वो उसका हनन हो रहा है, उससे ही हम उसके बारे में जानते हैं। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा क्लोजली इन घटनाओं को जांचने के लिए, और हमारे निष्कर्ष वही थे जो साथियों ने बताया कि जितनी भी घटनाएं हमने देखी उसके डिटेल हमारी रिपोर्ट वगैरह में है, लेकिन उसमें कहीं पे भी कोई प्लानिंग नहीं था, ना कोई प्रोविजन था मेंटेनेंस के लिए कि सीवर या सेप्टिक टैंक ठीक से मेंटेन किया जाए। उसके लिए बिल्कुल एडहॉक तरीके से उसका कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को बुलाया गया, जैसे जैना ने बताया। सेफ्टी गियर वगैरह की तो कोई सवाल ही नहीं है, कहीं पे नहीं था। और सभी जगह मुआवजा, सब दिल्ली में, ये दिल्ली की बात है, और मुआवजा जो था वो मिल रहा था, लेकिन कहीं पे भी जो मेन जो एम्प्लॉयर है, जो पर्सन है, जो कंपनियां थी जिन्होंने, मतलब जैसे एक जगह DLF के हाउसिंग सोसाइटी में 5 वर्कर्स की डेथ हुई, और इसी तरीके से सेप्टिक टैंक की सफाई के मामले में, तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में, कॉन्ट्रैक्टर अरेस्ट हुए थोड़े दिन के लिए, फिर उनको बेल मिल गया, उनके बीच में बहस हुई कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आएगा, और DLF को कुछ नहीं हुआ। उसी तरीके से एक जगह दिल्ली जल बोर्ड था, उसके ऊपर भी कोई आंच नहीं आई, वो डिनाई कर गया कि ये हमारे मजदूर नहीं है, और वहां उस केस में कॉन्ट्रैक्टर पर भी वो भी फरार था, उसको पकड़ा नहीं गया, मजदूरों की मौत हुई, किसी को सजा नहीं मिली। और ये चीज सरकार ने भी 2019 में पार्लियामेंट में भी माना है कि इस तरीके से कन्विक्शंस इसमें नहीं हुई हैं कहीं पे भी, और इस पर ये सोचने की जरूरत थी। और आई थिंक जो बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है सीवर वर्कर्स को लेके, खास करके कि इनको मैनुअल स्कैवेंजिंग के दायरे में देखा जाए, और ये सब, ये बहुत मतलब फाइनली 2013 और फिर 2014 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ये स्पष्ट रूप से जोड़े जा रहे हैं, और इसको कास्ट के साथ जोड़ा जा रहा है, मैनुअल स्कैवेंजिंग को भी और इसको। तो सरकारी जो कानून में मतलब जब 93 से कोशिश 93 से हम देख रहे हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन क्लियरली इसको जाति और उसकी इंडिग्निटी के साथ जोड़ना सरकारी स्टेटमेंट्स में, ये लॉ के अंदर वो आ रहा है इस समय ज्यादा। और 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वही क्लियर है कि वो कहता है कि 1993 और 2013 के कानून को माना जाए, ये स्टेट्स को वो डायरेक्ट कर रहा है। मतलब इतने साल से वो माना नहीं गया, और जबकि बिल्कुल सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशंस इसमें हो रही थी। मैं बस बाकी बहुत सारे पहलू साथियों ने बताया, और साथियों का अनुभव भी बहुत है। मैं एक पहलू पर थोड़ा सा, जो हमने थोड़ा पता किया और इन्वेस्टिगेशन में जो निकल के आया, वो था कि जो इस तरीके से हमने इन घटनाओं को, सीवर डेथ्स को हमने कहा क्रॉनिक एक्सीडेंट्स। ये कोई
वास्तव में एक्सीडेंट ही नहीं थे, क्योंकि कोई भी प्रावधान नहीं था ना इस किस्म के जो काम जरूरी है, जो शहरों में जरूरी है, वो इसीलिए ये एक्सीडेंट होना ही था। मतलब ये एक्सीडेंट, ये लोगों की मौतें जो हुई हैं वो एक्चुअली वास्तव में एक्सीडेंट नहीं थे। ये एक तरीके से एक प्रेडिक्टेबल थे। इनको ये पहले से पता है कि ये होगा, ऐसा ही होगा। और जहां कुछ हद तक मैनुअल स्कैवेंजिंग को एक पारंपरिक व्यवस्था के साथ जोड़ा जा सकता है, हम देखते हैं कि बिल्कुल आधुनिक संदर्भ में उसी तरीके की स्टिग्मेटाइज्ड वर्क को सीवर और सेप्टिक टैंक बिल्कुल शहरी संदर्भ में होते हैं, और आधुनिक व्यवस्था में भी वही तरीके की एक स्टिग्मेटाइज्ड और हैजर्डस वर्क, स्टिग्मेटाइज्ड वर्क लोगों को लोग करने पे मजबूर हो रहे हैं, कि लोग लगातार कर रहे हैं, कानून होने के बावजूद, इतनी सजा होने के बावजूद लोग करते जा रहे हैं। और जो कर रहे हैं, मतलब there's a kind of complete impunity, and why does it keep happening, and how does it keep happening despite all this? I think that's where caste actually comes in as a structure, and सब लोग जानते हैं। प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूं, शहरों की प्लानिंग के बारे में, और हमने दिल्ली का मास्टर प्लान और इस सब पर ध्यान थोड़ा सा दिया, और बहुत मोटे तौर पे मैं इसका निष्कर्ष यही है कि दिल्ली में ऑफ कोर्स बहुत सारा एरिया है जहां पे सीवर लाइन नहीं है, और कुछ 50% से थोड़ा ऊपर का एरिया है जहां पे सीवर लाइन पहुंच रहे हैं, और सीवर के साथ साथ पानी का भी प्रावधान, कई जगहों पे सेप्टिक टैंक्स जहां पे हैं। तो खैर, सीवर का जहां तक करीब 7000 किलोमीटर सीवर लाइंस हैं, जिसमें कई सारे ब्रांच लाइंस, ट्रंक लाइंस, ये सब के प्रावधान हैं। लेकिन इन सभी में इनके मेंटेनेंस के लिए प्रावधान कहीं पे नहीं है ठीक से। सो ये बेसिकली इनका जो डिसरिपेयर होता है, इन पे जो सिल्टेशन होती है, जो सेटलिंग होता है, तो प्लानिंग हो चुका है, मतलब लाइंस हैं, लेकिन उनके मेंटेनेंस के लिए प्रोविजन नहीं है। और बहुत सारी जगहों में जहां पे सीवर लाइन नहीं है, वहां पे सेप्टिक टैंक्स के साथ लोग काम चलाते हैं, और सीवर का फिर भी एक सरकारी व्यवस्था, म्युनिसिपैलिटी और जल बोर्ड और इत्यादि के साथ कुछ लेना देना है। सेप्टिक टैंक के ऊपर कुछ जो जैना कह रही थी कि इन पर निगरानी रखने की जो जितनी जरूरत है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज में ये होती हैं। सो इट्स अ प्राइवेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, मॉनिटरिंग दैट उसको और ज्यादा वो बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पानी के प्रावधान भी हम देखते हैं बहुत से सारी जगह में सरकारी जो शहर की जो प्लानिंग हो रही है, उसमें पानी सब जगह पहुंच रहा है कि नहीं। बेसिकली ये जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट है, एक प्री कंडीशन है सैनिटेशन पॉलिसी बनाने के लिए, उसके लिए भी काफी बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। मतलब जो मेंटेनेंस की कमी, मेंटेनेंस का प्लानिंग ना होना, कि कैसे आप मेंटेन करेंगे, कौन मेंटेन करेगा, किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, ये किस तरीके से शहर के को जो प्लान बना रहे, शहर की प्लानिंग जो कर रहे हैं, जो नीति बना रहे हैं, वो किस तरीके से इसके लिए प्रावधान रख ही नहीं रहे हैं, इसको सोच नहीं रहे हैं। ये जो एक नजरअंदाज करना है इस बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को, यहाँ पे एक मानसिकता और सामाजिक ढांचा सीधा सीधा जाति का दिखता है। 2031 का जो सीवरेज मास्टर प्लान है दिल्ली का, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कई ऐसी जगह हैं जो सिर्फ मैन्युअली साफ हो सकते हैं। जहां मशीन और मशीन के लिए कितनी जगह चाहिए, इसके लिए भी बताया गया है, लेकिन अंततः ये मास्टर प्लान कह रहा है कि मैन्युअली ही साफ हो सकता है, और इसकी जो स्पेसिंग ऑफ मैनहोल्स जिसको कहते हैं, वो उसी तरीके से किया गया है। तो ये बता रहे हैं कि फलाने कुछ सीवर्स मैकेनिकल डिवाइसेस से साफ हो सकते हैं। ऑफ कोर्स मैकेनिकल डिवाइसेस या मशीन का प्रावधान, ये प्रोविजन ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं जो मैन्युअली साफ होंगे। जो प्लान बना रहे हैं वो प्लानर्स अनअवेयर नहीं है, वो जानते हैं कि लोगों की किस तरीके से लोगों को मैन्युअली भेजा जा रहा है, वो जानते, अखबार पढ़ते हैं किस तरीके से डेथ्स हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, और जहाँ पे बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के लोगों को भेजा जा रहा है, ये अनअवेयर नहीं है कि ये बिल्कुल जानते हैं कि कानूनों के होने के बावजूद ये सब घटनाएं हो रही हैं। लेकिन फिर भी वो इस तरीके से प्लानिंग में
मेंटेनेंस का और वर्कर्स के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है, उनके लिए कोई भी वो इंतजाम नहीं करते हैं। तो ये जो एक चुप्पी है, ये यहाँ पे जो पारंपरिक जाति आधारित जो एटीट्यूड है वो आ जाता है। ये चुप्पी, ये नजरअंदाज करना, हाउ कैन यू नॉट इंक्लूड दैट प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस एंड हाउ कैन यू नॉट इंक्लूड प्रोविजंस फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीपल हु आर मेंटेनिंग। नीति आप कैसे बना रहे हैं, शहर की प्लानिंग कैसे कर रहे हैं? और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मास्टर प्लान है दिल्ली का, इसमें कोई इनका जो मतलब वर्कर्स के बारे में कोई मेंशन है ही नहीं। एक सेक्शन है सेप्टिक टैंक वर्कर्स को बहुत एक इनडायरेक्ट वे में उनको उनका उल्लेख किया गया है कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सेक्शन, और उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशंस इस तरीके से बिल्कुल छोटे क्रिप्टिक पॉइंट्स में ये बताया गया कि जब एक्सीडेंट होती हैं कि हमें रेगुलर एक ट्रेन्ड स्टाफ का होना जरूरी है सैनिटरी सीवर सिस्टम बनाए रखने के लिए, और बेसिकली तो लोगों की जिंदगी के बारे में मतलब एक दो तीन मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्सीडेंट्स एंड प्रोविजन ऑफ ट्रेन्ड रेगुलर स्टाफ to respond to for the sanitary sewer system। ये दो सब सेक्शन में कहीं गहरे मतलब कहीं छुपा हुआ रिपोर्ट के अंदर मजदूरों का, उनकी जिंदगियों का उल्लेख है। मतलब जो लोग इस पूरी व्यवस्था को चालू रखेंगे उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना वो कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं। जो प्लानर्स हैं वो इनके जीवन के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो ये जो एक बिल्कुल एक ब्लिंकर्ड एटीट्यूड है, बिल्कुल अर्बन प्लानिंग की तरफ, और पूरे कैपिटल सिटी का जो सीवरेज प्लान और जो सैनिटेशन प्लान है उसमें वो बिना इसके मेंटेनेंस को फैक्टर किए हुए, और जो लोग उसको मेंटेन करेंगे उनके लिए कोई प्रावधान किए बना सकते हैं। इसी वजह से मतलब हम हमें लगता है कि मजबूत लॉज होने के बावजूद, ये बस एक इंडिकेशन है कि मजबूत लॉज होने के बावजूद जो संभावना ये है कि वर्कर्स की डेथ इस तरीके से होती रहेगी अगर एक सामाजिक संघर्ष और दबाव न बनाया जा सके। क्योंकि आई थिंक सिर्फ खैर ये एक पॉइंट मैं बताना यहाँ पे रेज करना चाह रही थी। उसी तरीके से जो साथी सब जानते होंगे, जो स्वच्छ भारत मिशन में भी यही उसकी भी कई सारी, मैं उसमें नहीं जाऊंगी कि वो राइट टू सैनिटेशन तो कर दिया, लेकिन राइट्स ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया स्वच्छ भारत में। तो सिर्फ टॉयलेट और सिर्फ टॉयलेट बनाने पर जोर दिया। और जैसे साथी बेजवाड़ा विल्सन भी कह रहे थे कि जहां पे आप कह रहे हैं कि ओपन डेफिकेशन फ्री एरिया है, वहां पे मैनुअल स्कैवेंजर्स की लिस्ट मिल जाती है। और जो एक नीति की जो एक डेलिबरेट एक साइलेंस है वो इसमें दिखता है कि इतने सब होने के बावजूद, लॉज और जजमेंट्स बनने के बावजूद कोई डेटा नहीं है। वो डेटा का न होना अपने आप में ये जो एक एटीट्यूड है, एक जातिगत एटीट्यूड है, वो दिखाई देता है इससे। तो ये बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक एक्सीडेंट नहीं है, ये बिल्कुल एक प्लान के आधार पर ये हो रहा है। सो द अदर पॉइंट मैं जो बस रेज करना चाह रही थी वो ये है कि द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो जो लैक ऑफ मतलब ये कहीं पे भी कॉम्पनसेशन ही दिया जा रहा है तो लोगों को क्रिमिनल जो कल्पेबिलिटी वो उसका भी बार बार न होना इतने सारे केसेस में हमने देखा। और एफआईआर जहां दर्ज हो रहे हैं, कई जगहों में एफआईआर दर्ज हो रहे हैं जहां पे कुछ वर्कर्स दलित हैं, उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऑब्वियसली वो सेक्शन वो जो SC/ST एक्ट का सेक्शन लगाया जा रहा है वो वैलिड नहीं है। एक जगह हमने जहां जांच की वहां पे कॉम्पनसेशन का चेक मिला, लेकिन परिवार इतना बुरे हाल में है कि उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, पता नहीं है कि चेक का क्या करेंगे। इसी तरीके की स्थिति थी। और जो असल में दोषी हैं, जो ये पूरा कर रहे हैं, जो इस तरीके से बार बार लोगों को बुला रहे हैं, जिसमें रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज जुड़ी हुई हैं, जिसमें
कंपनियां जुड़ी हुई हैं या प्राइवेट हाउस ओनर्स भी हैं, मॉल्स के ओनर्स हैं, फार्म हाउसेस के ओनर्स हैं, इन सब इंसिडेंट्स को तो किसी को उस जो एक्चुअल जो ये बुलाते हैं वर्कर्स को, जिस तरीके से ये बिना सोचे उनको, बिना उनके बारे में सोचे, उनके जीवन के बारे में सोचे, जानबूझ के उनको झोंकते हैं इनमें, उनको कहीं पे सजा नहीं होती है। बाकी इस पूरे का एक जहाँ टेक्निकल सॉल्यूशन भी है, टेक्निकल मशीन का आना भी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसको भी मॉनिटर करने की जरूरत है। मशीन मैकेनाइजेशन जो हो रहा है, जो एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए हो रहा है, वहां पे भी सरकार अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइड में वो ये कर रहा है, मतलब हटा रहा है। फाइनली जस्ट जो बात में जो एक डर और आशंका है वो है कि एक जो चीज हमने बार बार पाई अभी ऑलरेडी कि कॉन्ट्रैक्टर, ये जो कॉन्ट्रैक्टेड काम है, इसमें अकाउंटेबिलिटी, जो दोषी है उसको फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है इस किस्म के सीवर डेथ्स के केसेस में। लेकिन खास करके जब ये नए लेबर कोड्स आ रहे हैं और उसके रोशनी में हम देख रहे हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ भी जो एक दिक्कत हो रही है हमें, मतलब ये लॉज के बीच में कहीं ना कहीं पूरा मामला फंस रहा है। न्यू लेबर कोड्स में जैसे हम देखते हैं कि ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस वाला जो कोड है, वन ऑफ द जो 4 लेबर कोड्स में से एक है, एक तो इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। कहीं पे भी ये नहीं बताया कि सेफ्टी किस चीज, हैजर्डस एक्टिविटी क्या होता है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। हर राज्य में वो तात्कालिक गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा गया है। और सबसे ज्यादा ये बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, सब कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप बढ़ गया है, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये कहा गया है कि सिर्फ कोर एक्टिविटीज में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स नहीं आएंगे, लेकिन सैनिटेशन वर्क को कोर एक्टिविटीज में नहीं, नॉन कोर एक्टिविटी के दायरे में रखा गया है इस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाले कोड के अंदर। सो इसमें ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन और भी ज्यादा बढ़ेगा और अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही और सजा जो दोषी हैं उनको मिलना, शायद उसकी संभावना और भी ज्यादा सिकुड़ेगी। यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करूँ। Thank you so much for bringing this broad perspective. I'll just sum up the points in English and so everyone can be on board. So firstly, she started mentioning and saying that, just give me a second, I'm sorry. Can you guys hear me? Am I audible? Hello? Yes. Yes, you are. Yeah, I'm sorry, there's some issue. Yeah. So she began this session by speaking about the compensation, and she said that whatever the case happens, we have seen that the government is so ready to respond with the compensation of rupees 10 lakhs. And she added that there is no problem to the contractor or to the, she mentioned about the case of where in DLF 5 people died, and she said that there no problem occurred to the contractor or to the Delhi Jal Board in such cases where people, like 5 people are dying. She also said that we cannot call it sewer deaths or accidental deaths, but they were predictable as people were made to go inside the sewer or the septic tanks without taking any precautions. She added about the caste dynamics and the people who are working, and continuing this work. They go inside the sewers. They are made to work in such without any safety equipments because of their caste, and it continues. She also mentioned about the planning of cities, she mentioned about the planning of cities such as in Delhi, and she mentioned that more than 50% of Delhi is like we are expanding the sewerage, but having sewers doesn't mean that there is any provision of the maintenance of the sewers or septic tanks, even in private areas or where private sewers or septic tanks are being built. So when she mentions about 2003 master plans and says that the master plans states about the provision of
expanding the sewer, but it doesn't mention about the maintenance. Even it says that there are certain spaces which can only be cleaned manually. So she adds that the planners are not unaware of the status of the workers, but they continue to mention this planning. They continue to say that there are certain spaces where people have to go inside the sewer or the septic tanks, which will expose them to, hazardous gases and even can take their life. So now this is not some incident which is happening in isolation, but this is related to caste oppression and the attitude of the government towards caste and the traditional work plan 2031 master plan. I'm so sorry, she just corrected me in the chat. It was 2031 master plan. So she ended by saying that there is no criminal accountability, the families still live in despair, and the criminals or the contractors roam scot-free without any accountability on them, and the deaths continue to happen. So thank you so much, Dr. Shahana Bhattacharya. And I personally agree with all of whatever you have said. In my experience, we've seen that no matter what happens, if there is like in some cases where the arrests have been made, जहाँ पे arrest होता है, वहाँ पे बस कुछ दिनों के लिए उन्हें पकड़ा जाता है and कोई बाहरी सेटलमेंट हो जाता है, या जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बेल पे आउट हो जाता है. इवन जैसे कि आपने बोला कि अर्बनाइजेशन के बारे में आपने बात करी, और इन सब के बारे में आपने जो मुद्दों के बारे में बात करी, उनसे मैं पर्सनली बहुत, हम लोगों का भी जो दसम का काम है वो इन्हीं सब पे चल रहा है कि जब आपने शहर बनाए हैं, सीवर बनाए हैं, तो शहर बढ़ रहा है, सीवर बढ़ते जाएंगे, और हमें एक प्रॉपर प्लान की जरूरत है कि ये क्लीन कैसे होगा. क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, जैसे कि जयरा जी ने भी बोला, लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं ऑन ग्राउंड, कोई उसका प्रोविजन भी नहीं है. और जैसा कि हमारे पिछले सेशन में भी बात हुई थी कि जो 10 लाख का जो ये मुआवजा जहाँ पे आ जाता है, वहां जानों की हमने कीमत लगा दी है 10 लाख. तो जैसे ही कोई भी मौत होती है, 10 लाख देना ज्यादा आसान है बनिस्बत उसके कि कोई हम ऐसा प्रोविजन लाएं कि वो डेथ ही ना हो. साथ ही साथ मैं ये ऐड करना चाहूंगी आज के हमारे सत्र में कि जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ा है, कि एक प्रॉपर गाइडलाइंस है कि जो कि सीवर क्लीनिंग है और हमारी सिटीज का जो काम है, ये रेगुलर नेचर ऑफ वर्क है. एंड कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है कि कोई भी रेगुलर नेचर ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम में नहीं होना चाहिए. तो ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम और ये जो आउटसोर्सिंग का जो सिस्टम बना दिया है, जिससे अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है, मुझे ये लगता है कि हमें इसके खिलाफ भी मुहिम करनी चाहिए कि जब ये रेगुलर नेचर ऑफ वर्क है, जब हम आए दिन हर 5वें चौथे दिन न्यूज में पढ़ते हैं कि इतने लोग यहाँ मर गए, इतने लोग यहाँ मर गए, तो इसका कुछ तो इसका सोल्यूशन होना चाहिए. सिर्फ 10 लाख मुआवजा एक सोल्यूशन नहीं होता, हमें सोल्यूशन चाहिए, कंक्रीट सोल्यूशन चाहिए. तो मैं सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. आपने बहुत अलग अलग इंसाइट्स लाए, फ्रॉम लीगल टू ग्राउंड पे क्या हो रहा है. हमारे सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं, तो मैं सवाल कुछ पूछना चाहती हूँ. सबसे पहला सवाल हमारे पास आया था ममता का, कि कोई फ्यूचर प्लानिंग है क्या डेवलपमेंट ऑफ MSW एक्ट की इस मूवमेंट के साथ. मतलब इज देयर एनी फ्यूचर प्लानिंग टू डेवलपमेंट ऑफ MSW बाय द मूवमेंट. So this question was asked by Mamta. So if any of the panelists want to answer it, please go ahead. या अगर ममता, अगर आप खुद से कोई कुछ और ऐड करना चाहिए, so you can also unmute yourself and ask the question. I guess she's okay with it. So अगर कोई पैनलिस्ट हमारा इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहे about the MSW Act. I think जिन्होंने सवाल पूछा वो नहीं है शायद अभी. Yeah, she's not here. है ना? But she's joining on and off. So should we switch to next or just?
What would you say? Yeah, unless someone wants to answer, you can move to the next question. Okay. जस्ट टू से साथी अनम्यूट करके भी आप सवाल पढ़ ले है ना, बट अगर कोई अनम्यूट करके भी बात करना चाहते, सवाल पूछना चाहते, दे कैन फील फ्री। हाँ, अगर और मैं ये ऐड करूंगी कि अगर किसी को सवाल पूछना है तो आप प्लीज अपना हैंड रेस कर दें। आई विल कॉल आउट यू ताकि बहुत हौच-पौच ना हो। आप प्लीज अपना हैंड रेस कर दें और आप सीधा पैनलिस्ट से भी आप सवाल पूछ सकते हैं या अपना कोई कमेंट रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। So yeah, next question was asked by Pratibha. Pratibha, आप चाहो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। Hello, Jai Bhim everyone. जय भीम, आपकी आवाज आ My रही है? question is, what is the status of women scavengers in today's scenario? I'm working on Delhi, so I want it in the reference of Delhi, if it is possible. And what is it manual scavenging still in practice in Delhi or not? Thank you, Mamta. If any of the panelists want to can answer, or Mamta, you can. Or Pratibha, you can direct your question to someone if you want someone to answer it specifically. No, I'm Okay. comfortable with Okay. any. Okay. So if anyone wants to answer, please, sir. Dr. Shahana, Jaina, Bizwara sir, Dharamdas ji. I think because she asked about Delhi, maybe any of the speakers who's in Delhi can perhaps answer that, because I may not be able to answer that. Shahana, Dr. Shahana, do you have any idea? If not possible about Delhi, then I can. I mean, you can tell me the general status, general aspect of women scavengers. I am actually since we have only worked mostly on sewer deaths, and but manual scavenging, you know, part of the problem, Pratibha, is the absence of data. बेजवाड़ा जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से डेटा जो आंदोलन इकट्ठा करते हैं डेटा, और उसके बाद फिर सरकारी किस व्यवस्था से किस तरीके से डेटा को रद्द करती है, मतलब उसको दबाया जाता है. सो माय सेंस इज देयर विल बी, आई हैव नो आइडिया अबाउट द फिगर्स, आई वुड बी, आई मीन वन कैन फाइंड आउट and you know, also from the andolans about what is the status, how many manual scavenger women are there in sewer cleaning work. By and large, it seems to be male workers who are going. And in the case of Delhi, it's a slightly anomalous because इसमें यहाँ पे Muslim workers भी हैं और कुछ और कास्ट के वर्कर्स, ये जो डेथ्स हमने इन्वेस्टिगेट की, लेकिन ट्रीटमेंट सबको वही, मतलब द वर्क इज कंसिडर्ड सो स्टिग्मेटाइज्ड, और जिनकी मतलब उसी तरीके से जैसे जिस तरीके का वायलेशन दलित वर्कर्स के साथ होता है, वो काम करने वाले सभी वर्कर्स को उसी तरीके से भी ट्रीट किया जाता है. सो ये चीज मैं दिल्ली के बारे में, सीवर डेथ्स के बारे में बोल सकती हूँ, बट आई एम सॉरी, मैं आपको manual scavenging or women's involvement in that, I can't help that much. Thank you. हमारे साथ मधु जी हैं, सफाई कर्मचारी आंदोलन से, उड़ीसा से. So Madhu, if you can provide some light on this question about the manual scavenging status of women. मधु, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, अगर आप हाँ, मैं डिस्कशन थोड़ा सुनी हूँ, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है. जिस तरह से जैना जी बोले कि गवर्नमेंट के ओर से जो सफाई कर्मचारी की मैनुअल में डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन 10 लाख तक देती है. तो मेरा सवाल ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो अगर काम पे लेके जाते हैं और उसी टाइम में कुछ इंसिडेंट होता है, तो वो चीज कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लागू हो रहा है या नहीं? मतलब वो कंपनसेशन के हिसाब से उनको भी कुछ देना पड़ता है या नहीं, वो थोड़ा मुझे क्लियर होना है.
नहीं, ये जो कॉम्पेंसेशन है वो कॉम्पेंसेशन तो गवर्नमेंट से मिलता है। जी कॉन्ट्रैक्टर पे ये कॉम्पेंसेशन का कुछ भी बोझ या ऑब्लिगेशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर पे एफआईआर डालते हैं। तो जब ये मैन्युअल्स का ये हजार्डस क्लीनिंग डेथ, सुएज या सेप्टिक टैंक के डेथ्स होते हैं, तो नॉर्मली एफआईआर होता है कॉन्ट्रैक्टर पे जी और कॉम्पेंसेशन जाता है सरकार से। लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए, जो एफआईआर में कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो सरकारी अथॉरिटी है उनका भी नाम होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो वायलेशन है मोस्टली 90% केसेस में हमने देखा है कर्नाटका में कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं लोकल अथॉरिटीज ही खुद बुलाते हैं। ऐसे नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्टली जो प्राइवेट ओनर ने बुलाया है। वो बहुत बहुत कम केसेस में होता है जब अपार्टमेंट का बड़ा सेप्टिक टैंक होता है क्लीनिंग में। लेकिन मोस्टली जब रोड्स पे ये सुएज मैनहोल क्लीनिंग के काम होते हैं, ये सब लोकल अथॉरिटीज़ से होते हैं और वो लोग ही कॉन्ट्रैक्टर को बुला के, फिर कॉन्ट्रैक्टर इंडिपेंडेंट ये जो वर्कर्स हैं उनको बुलाते हैं। नो सेफ्टी गियर कुछ भी नहीं होता है और डेथ्स होती हैं। तो कन्वीनियंटली गवर्नमेंट से कॉम्पेंसेशन दे देते हैं और तुरंत जब हम कोर्ट में बोलते हैं कि एफआईआर भी नहीं हुआ है, अरेस्ट नहीं हुआ है, तो फिर वो लोग जाके एफआईआर बनाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे, और तब तक कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है तो अरेस्ट भी नहीं होता है कॉन्ट्रैक्टर का। तो फिर कोर्ट प्रेशर से फिर बहुत दिन के बाद कोई कॉन्ट्रैक्टर जो मेन कॉन्ट्रैक्टर वो नहीं, जो उनका जो लो लेवल का जो कोई आदमी है उस पे अरेस्ट होता है और उसको अरेस्ट करते हैं। बस ऐसे ही होता है मोस्टली। ठीक है, थैंक यू। दिल्ली में भी यही है, आपका वही एक्सपीरियंस? Yeah, it हर is जगह well पे planned. Everybody knows, the authorities know exactly how to evade the law. In every state and every local authority, they are well trained how to evade the law, not to implement the law. एंड जो एक और चीज हो रहा है वो है कि जो ऑब्वियसली जो काम करते हैं बहुत ही गरीब लोग हैं, तो कुछ जगहों में हमने देखा कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो ओनर है, मान लीजिए जैसे मॉल का ओनर है, या तो वो एक्चुअली उनको पैसे देके चुप करा देता है। तो शुरू में वो आ जाएंगे, कोर्ट में भी आएंगे, लेकिन फिर उनका पूरा अबाउट टर्न मतलब ऑब्वियसली वो समझ सकते हैं हम कि वो बिल्कुल पैसे से फिर वो शांत करते हैं उनको उस तरीके से। इसमें एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा मैडम कि हेलो जी आवाज आ रही है आपकी? इस पे अधिकतर ये भी होता है, जो मैंने देखा हूँ महाराष्ट्र पे, जो ठेकेदार जो इस पे काम लिया हुआ है, जिसने सेप्टिक टैंक का बोलो या जो भी अपने साफ करने का, जब इस तरीके की घटना होती है तो वो वहां से निकल जाता है, फरार हो जाता है और बाद में ये कहता है कि जो लोग काम कर रहे थे, मैंने ये लोगों को और ओनर जो है जो काम करवा रहा है, ये दोनों को आमने सामने करवा दिया था। इनका आपसी मैटर है कि भैया ये इतना देना चाहते हैं, इतने रुपए पे ये इनका ठेका हुआ है, तो वो साफ साफ इस जगह से वो निकल जाता है। इस तरीके का भी सारी चीजें होती है। सही कहा आपने विशाल। और मैं इन सब में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि कई बार जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो एक छोटा सा इंश्योरेंस भी करा के रखता है, तो इन एडिशन टू जो कॉम्पेंसेशन मिलता है, कई बार कंपनी भी कुछ इंडिविजुअल केसेस में कंपनी की तरफ से भी कुछ अमाउंट रिलीज होता है अगर एज अ कॉम्पेंसेशन। मतलब हमारे काम में हमें दिखा है कि कई बार कंपनी की तरफ से भी 10 लाख मिल जाते हैं और गवर्नमेंट भी कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। तो ये चीज डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी और क्या स्टेटस है, किस तरह से क्या हुआ। कुछ लोग जो एफआईआर, कई बार जो आउटर सेटलमेंट, जैसे विशाल ने बताया आउटर सेटलमेंट हो जाता है, उसमें कई बार कंपनी ज्यादा पे कर देती है ये कह के कि हम आपको ज्यादा दे देंगे, आप कंपनी कोई एफआईआर मत करो, कोई कुछ मत करो। तो ऐसे केसेस पे चीजें डिपेंड करती जाती हैं और उस हिसाब से सिचुएशन चेंज होती जाती है। और विशाल का हैंड रेज भी था। विशाल, अगर आप अपनी कोई आपको सवाल है तो आपको पूछ सकते हैं। सवाल नहीं, इस पे कुछ चीजें है। आई गेस कोई और बोल रहा है, एक सेकंड। जी हेलो मैम, जी मैं ओडिशा से अमित बोल रहा हूँ। जी अमित, आपका सवाल नेक्स्ट है, अगर इफ दैट इज ओके।
ओके ओके there is no जी नेक्स्ट आपका है, फिर कठियानी जी का है। जी ओके जी, विशाल जी सवाल पूछिए। तो अभी तक के जितनी भी सारी चीजें हुई है, एक्ट के बारे में भी सब आपको अपने आइडिया आ गई है, सबने बताया हुआ भी है। अब जैसे कि शहर बढ़ रहा है, अब आप सभी जानते हो कि शहर धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, नए अपने घर मकान बनते हैं, सरकार उस पर टैक्स लेती है, सारी चीजें करती है, लेकिन जो अपने काम करने वाले जो है सफाई कर्मचारी, उनकी वो ना बढ़ोतरी करती है ना कुछ, उनके ऊपर काम का बोझ वो एक अलग आता है, वो सारी चीजें। दूसरा, ये सारी चीजें सफाई का काम अभी ठेके में जो जा रहा है, ठेके में काम करते हुए तो उस पर ठेकेदार लोग भी अपनी मनमानी करते हैं, उनको धमकियां देते हैं, अगर आप करना चाहते हो, काम करना चाहते हो करो, अदरवाइज नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। ये इस तरीके की भी बहुत सी चीजें होती है। अभी कोरोना, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये कोरोना जब आया था, कोरोना पे 3 लोग ही अपने खुल के सामने आए थे, जिसपे डॉक्टर है, आपके पुलिस है और सफाई कर्मचारी। डॉक्टर सेफ्टी किट, कोरोना किट पहन करके उन्होंने काम किया है। पुलिस जो थी, पुलिस उन्होंने अपने हाथ पे डंडा लेकर के एक अपना एक अलग मोर्चा उन्होंने संभाला हुआ था। लेकिन एक सफाई कर्मचारी समुदाय एक ऐसा था जो सारी गंदगियों को अपने समेटते हुए, डायरेक्ट सारी चीजें गंदगी पे काम करते हुए, इन्हें किसी तरीके की कोई सेफ्टी चीज नहीं दी हुई थी, ये उसमें काम किया हुआ। दूसरा ही, सरकार ने अपने तरीके से जो सारी चीजें बोली हुई थी कि काम करते हुए अगर किसी की मौत होती है तो उन्हें एक मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सफाई कर्मचारियों का यहाँ ऐसा किसी तरीके का कोई डेटा अपने सरकार ने नहीं लिया हुआ है। अगर आप एक चीज अगर गौर से अगर देखेंगे, अगर आप नगर पालिका में इस तरीके की अगर किसी अधिकारी से अगर आप बात करें कि भैया इस तरीके का काम जो लोग करते हैं वो किसके अंडर पे आता है, तो वो धीरे धीरे सब क्या बोलते हैं, या हाथ खड़े करेंगे, ये हमारे पास नहीं, उनके डिपार्टमेंट के पास है, इसके लिए ये अपॉइंट किया हुआ है, ये चीजों के लिए ये है। इस तरीके के व्यवहार सारी चीजें होती है, यानी डायरेक्ट कोई अपने ऊपर नहीं लेता है नगर पालिका नगर परिषद में इस तरीके का। ये मेरा खुद का अनुभव है। पिछले 17-18 सालों से सफाई कर्मचारी आंदोलन के साथ मैं जुड़ के ये सारी चीजें जो मैंने रियलाइज की हुई है, जो मैंने देखी हुई है। थैंक यू सो मच विशाल जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अमित, अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल पूछिए। जी मेरा ये सवाल है, आप सुन रहे हैं ना मैडम? आपको थोड़ा सा तेज अगर आप बोल सकें तो आराम से। अब सुनाई आ रहा है ना? जी जी हेलो। जी हाँ जी मेरा जी। ये मेरा ये सवाल है कि जो भी गवर्नमेंट में जो भी स्कीम चल रहा है सफाई कर्मचारियों के लिए, जो भी लीगल प्रोविजन है, जो भी स्कीम है, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर हो गया, कि 2013 लॉ हो, जो भी कुछ है, लेकिन वो तो खुद ही अवेयर नहीं है। जितने भी जो सफाई कर्मचारी हो या मैनुअल स्कैवेंजर हो, वो खुद अवेयर नहीं है कि लॉ क्या है, एंटाइटल क्या है, उनका राइट्स क्या है। वो हर वक्त चाहते हैं कि उनके लिए कोई बाहर से आकर खड़ा हुए उनके लिए, दे कैन नॉट फाइट फॉर देमसेल्फ। तो उनको लिए, उनको सेंसिटाइज करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, जो भी लॉ है, उनको पहले उस लॉ को अवेयर कराने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है मैडम? Yeah, I can respond if you like. यस प्लीज। या तो हमने अमित जी, हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं साउथ में, कर्नाटका में, तेलंगाना में. वी हैव वर्कड विद मैनुअल स्कैवेंजिंग ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविस्ट जो उनके साथ काम कर रहे हैं. वी हैव डन अ lot of awareness sessions and workshops on the law and rules. And it's true that many of them are not aware, for example, of the safety gear और जो protective devices है उनके बारे में actually बहुत लोगों को नहीं मालूम था. लेकिन हमने बहुत सारे ये सेशंस किए हैं और ये सेशंस बहुत यूज़फुल रहते हैं, क्योंकि ये लोग फिर बाद में जाके कॉन्ट्रैक्टर्स को और दूसरी एजेंसी को मांगते हैं कि वी वांट ऑल दिस. So this is very important. We have to create awareness sessions on the law, on the act and the rules,
and I'm sure many groups are already doing it. But if you feel there is a way that we can expand this work, please let us know from CL. yes मैम मेरा ये सजेशन है कि उड़ीसा में ये वेरी जो अवेयरनेस का लेवल उड़ीसा में वेरी पुअर है इवन Can द you अर्बन सिटी organize something in Orissa? We'll come. See, we are based in the south and we are doing it in the south quite extensively. If you can organize something in Orissa with some local groups and you would like any inputs or assistance from CLPR, please let us know. We'll be happy to help in any way. डेफिनेटली धर्म जी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें अवेयरनेस या जो भी अभी सवाल हुए हैं उसके बारे में। जो सेप्टिक टैंक फीवर की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, जो बेड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले या निगम में, बस्तियों में आपको थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा धर्म। जी सर, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिए। हाँ जी 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 हाँ, ये हम लोग को जो सेप्टिक टैंक में जो मौतें हो रही है, क्योंकि वही वो बस्तियों में जो रहते हैं, सफाई कर्मी जो बस्ती में रहते हैं, तो हमें उनको अवेयरनेस करना होगा, हमें उनको जागरूक करना होगा, उनको बताना होगा कि एमएक्स एक्ट के बारे में, या सीवर डेथ पर जो मतलब आप लोग साफ करने जाते हैं, क्योंकि वो तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल के वो सोचते हैं कि गंद उसका जब वो खत्म हो गया है वो उतर जाते हैं गड्ढे में। अभी जैसे टाटा में हुआ था, सीवर डेथ हुआ था, हम तुरंत वहां पर गए, जाके विजिट किए, फैमिली से मिले, फैमिली से मिल के जब एफआईआर करने जा रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर के और एसडीएम के लोग आकर के उनको धमकी देते हैं कि भाई अगर आप जाओगे तो फिर आप समझोगे। वो परिवार घर छोड़ के चला गया, अभी तक हमको नहीं पता चला कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, और वो सामने नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज भी हम लोग देखते हैं, और अवेयरनेस करना, मतलब मेरा अपना मानना है कि हमें बस्तियों में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, या छोटी छोटी मीटिंग के माध्यम से हो, या एसएचजी ग्रुप बना करके वो महिलाओं को समझाए, ताकि कि वो अपने घर में जो सेंटर वो वर्कर है उनको वो समझा सकें। इस टाइप का हम लोग कदम उठा सकते हैं सर। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद धर्म जी। आपने सही कहा कि अवेयरनेस के लिए मेजर्स तो लेने बहुत जरूरी हैं, और साथ ही मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट मेजर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का मेजर रोल है इस चीज के। वो इतने बड़े बड़े बजट्स पास करते हैं, इतना पैसा एलोकेट करते हैं, लेकिन अगर वो ग्राउंड पे अवेयर नहीं कर रहे हैं अपने वर्कर्स को, तो फिर एक तरह से वो पैसा सब बर्बाद हो गया, उसके लिए नहीं इस्तेमाल हुआ जिसके लिए वो एलोकेट या आवंटित किया गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया धर्म जी आपका। अभी एक चीज और बात रखेंगे। जैसे कि एनएसकेएफडीसी के चेयरमैन से मेरी बात हुई थी कि एमएस वर्कर है, उनका 2013 के अंदर में सर्वे करके उनको एमएक्स एक्ट से जोड़ा गया था। तो वो बोले कि हम सफाई का काम छोड़ करके हम जिम अपना चलाना चाहते हैं। बोकारो के साथी थे वो बोले कि हम अपना जिम चलाना चाहते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, आप बात ये दीजिए। हम आर.के. गुप्ता जी जब बात किए वहाँ पर, तो वहां से जवाब आ रहा है कि राज्य हम लोग देना चाहते हैं, राज्य सरकार इसको नहीं लेती है, ताकि कि हमें लोन अगर उनको देंगे तो हमें रिकवरी के लिए बार बार दौड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये भी मुद्दा है वहां पर गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट इस राज्य सरकार जो है या समाज कल्याण विभाग है, इस चीज को एकदम ध्यान नहीं देता है। वो करोड़ों रुपए फंड आता है और रिटर्न चला जाता है, और ये एसी रूम में बैठ करके खाली ये दिखा देते हैं कि भाई हमारे यहाँ मैला पत्थर नहीं है, पल्ला झाड़ लेते, क्योंकि इनको फील्ड पे फिर निकलना पड़ेगा ना काम करने के लिए। तो इनसे कैसे निपटा जाए, ये मेरा एक सवाल है। ने तो एक नेक्स्ट सवाल कर लिया। अभी कोई अगर उस पे ऐड करना चाहे तो प्लीज ऐड करें। विल्सन जी, अगर आप ऐड कर सकें। I guess there are some connectivity issues. हाँ, ये रहे सफाई। yes, now I can. नो वो एनएसकेएफडीसी से बात करना, इसका हम कैसे जवाब दे सकते? ये सवाल एनएसकेएफडीसी वाला देना, हम नहीं दे सकते। दूसरा है, सरकार से हम लोग ने मिला के
सरकार ने वो अवेयरनेस क्रिएट, सरकार ने झूठ बोल रहा है ना, वो अवेयरनेस जी क्या जी करेगा? वो आके सबको बोलेगा ये काम करे तो आपका जेल भेजेंगे बोलेगा। हाँ वो हाँ हाँ नहीं बोलेंगे वहां आके अवेयरनेस पे ये काम करवाने वाला का मैं जेल भेजेंगे, कैसे बोलेगा? वो कहाँ भेजा? अगर वो जी कहीं जी भी एक जगह भेजे तो अभी तक पूरा इंडिया पे वो बोलेंगे, आज तक नहीं जी भेज जी पाया, वो क्यों बोलेंगे? सो कई समस्या है। हम लोग ने थोड़ा सरकार का क्या काम है, हमारा क्या काम है, अलग संस्था लोग का क्या काम है, हम थोड़ा इसका बाइफरकेशन थोड़ा क्लियरली बनाना पड़ते हैं। नहीं तो हम लोग ने सारे मिलके सब काम हम सब नहीं कर सकते। मैं नहीं कर जी सकती कई काम, लोन देना मेरा काम नहीं है, सब मैं कैसे देगा लोन? सरकार का योजना का उनका मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट सरकार का भी ये उनका स्टैंड क्या है वो क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकार आज तक उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। 2013 पे 2010 से 13 तक क्या क्या हुआ वो ही आज तक चालू है। अभी 9 साल से कोई भी जी कार्रवाई नहीं है, कोई नया बात नहीं है। हर दिन बदल रहा है ना, बदलने के समय वो स्ट्रैटेजी ऑल्सो बदलना पड़ते हैं और उनका योजना भी बदलना पड़ते हैं। हर चीज का बदल जाते हैं, हमारा का क्यों नहीं बदलते हैं? ये सवाल है। ये हमारा जी का जी मैं सबसे नहीं पूछ रहा, सरकार से सवाल है। हमारा का आपस में सवाल नहीं होते ना, नहीं हमारा नहीं सरकार सबका का है सवाल है सरकार से ही है। जी। थैंक यू सर। Ena, you're muted. ओह सॉरी सॉरी, कटियानी जी आपका हैंड रेज है, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। Yeah, thank you. My question is, I think overall there are only about 1 lakh or so manual scavengers. And is it not possible through the court, Jaina, my question to you, is it not possible to ask the court to direct the government to give money to the NGOs to run rehabilitation schemes if government itself is not able or not willing to do it? Can the court order or direct that, like there are so many schemes for child laborers. Now NGOs are doing all the rehabilitation work and the money is being given by the government. Cannot such a scheme be devised and cannot the court direct the government to implement it so that the 1 lakh people or more, I think it's not more than 2 lakhs. So there should be a time frame. I'm sure if NGOs are given the work, they can do it within a year or two to rehabilitate, all the Safai Karmacharis. Yeah, thanks for Katyayani for asking this. I feel there are some, I'm not sure whether this will work because in court, the government will never say that we are not doing. They will But say, the NGOs can identify the workers and give the list to the court. so that they are doing anyway. See, now, Yes. right now, activists and NGOs are identifying workers and making lists and giving those names to the government. And what we are doing in the court is we are telling the government, we're telling the court, see, they are not doing the identification and survey. Here is the list. At least these people you give the cards and give it. So some of that is happening, where the NGOs working closely with the communities engaged in manual scavenging. But a large, so I think at least identification, we can give lists and ask the courts to tell the government to give them the benefits. But other benefits to be given to the NGOs to give rehabilitation, I feel it will be hard. There are some challenges to it because first of all, government will say, no, we are doing it. That is what they are saying. But they are in effect not doing it. So therefore, we are asking the court that let them give the data of how many people they have given cards, how many people they have given loans, etc. Secondly, I feel that many of the rehabilitation measures are more complex than just giving out money, like for example, giving alternate jobs, giving, scholarships in for children, because these are again government scholarship schemes.
giving, there are compensation schemes for housing, etc. So again, even the rehabilitation measures are in other government schemes. Well, reskilling can be done better. Reskilling can be done by NGOs, but I feel the reskilling is a very small portion of the issue. The reskilling is a very small portion. So I feel that the bulk of it is first getting the identity card and identification, getting the all these other benefits of the different schemes. And I feel the government can, I feel NGOs can definitely help out by giving by helping out in the identification process and giving the lists, so that we can say, see, these are already identified manual scavengers, kindly give them immediate benefits. To And that also extent, the court can ask that a report should be given to them yes, about what measures they took we to have asked. rehabilitate. Correct. Court has asked, actually. Court has asked. Court has asked. You know very well, in the High Court, you're doing so much litigation. Court has asked. And government is dilly-dallying, but at least some progress is happening to some extent, because there is a pressure from the court to report, Okay, thank you. I'm so sorry. Yeah, if anyone else wants to add something to this question, please go ahead. I think we can get concluding comments from all the speakers, right? Okay. Yeah, maybe we can start with Jaina. She also has to leave. Okay. So again, I'll thanks everyone to join us today for this informative session. I'll request all the speakers, जो भी हमारे साथ अभी speakers जुड़े हुए हैं, अगर उनको जो concluding comments है, जो भी उनको add करना है, please, the stage is open now. So I'll first start with Jaina ji, क्योंकि as said by Veera, you have to leave early. So over to you, Jaina. Thank you. I just want to say that I think we need to use the act a lot more in the courts. Use the courts for implementation of the law, and how do we ensure that communities are more aware of the law, so that we can push the implementation. So at CLPR we're doing that. We're working quite closely with groups, working with communities, so that both on the ground we are aware of where the challenges are for implementation of the law, and we can take these challenges to the courts. So just want to say that. Thank you. जैना जी ने बोला कि हमें कोर्ट का और यूज करना चाहिए, और कोर्ट के माध्यम से हमें और इम्प्लीमेंटेशन और एक्सेस टू लॉज के पे हमें ध्यान देना चाहिए. Again, I'll say really thanks to you, Jaina ji, for bringing that perspective with you and giving it in this session. Next, I'll request Wilson, if you want to add any concluding remarks, concluding statement. No, thank you so much, and good, nice session, and everybody has really got them so much of the information about many things so across the country happening, and I welcome this kind of efforts. Thank you. Thank you so much. धर्म जी, अगर आपको कुछ ऐड करना है, स्टेज ओपन है, आप जो चाहे ऐड कर सकते हैं. Thank you, ma'am. Okay, I guess Dr. Bhattacharya, over to you. Nothing more than thank you, and more power to these struggles and to these efforts, because I think this needs to be much more coordinated, and all of us can pitch in. I hope we'll be in touch, and I hope NAPM will play a role in this. Thank you. Thank you so much, Dr. Bhattacharya. Thanks सभी स्पीकरों का और सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े through Zoom, through Facebook and everything. अभी हमारा अगले संडे एक और सेशन होगा जिसमें हम
इस सीवर वर्कर्स और मैनुअल स्कैवेंजर्स के मुद्दों को और आगे ले जाते हुए बात करेंगे। तो संडे को अगले संडे इसी टाइम पे हमारा सेशन होगा। अगर कोई भी साथी जो हमारे साथ जूम के माध्यम से जुड़ा है, कोई अपनी बात रखना चाहता है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। हमारे पास अभी कुछ समय बचा है, तो स्टेज ओपन है। अगर कोई बात रखना चाहे तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। मैं जगदीश करालिया। आज की चर्चा बहुत ही अच्छी हुई, बहुत कुछ जानकारी मिली है और अलग अलग एंगल्स से मुद्दे सामने आए हैं। तो अभी इन मुद्दों को लेके NAPM में चर्चा करके इसको आगे कैसे हम लेके जा सकते हैं, और अलग अलग स्टेट्स की भी बातें आई है, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। विल्सन जी ने तो बताया कि ये जो काम है वो बंद ही कैसे होगा, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। और जैना जी ने और भट्टाचार्य जी ने जो कानून के दायरे की सब बातें हम लोगों को बताई है, और उसमें कैसे हम ये एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए, वो बात भी आई है। तो इसके लिए अभी एक तो ये जो कम्युनिटी है जो काम कर जिसमें चल रहा है, उनके प्रबोधन का काम हम कैसे करेंगे, वो एक हमारे सामने अभी इश्यू है। और दूसरा है कि कोर्ट से अभी कितने भी केस दायर हो रहे हैं, लेकिन सजा तो किसी को नहीं हो रही है। तो इस पे हम कानूनी तौर पे क्या कर सकते हैं, और इस पे हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं जो अभी हमारे साथ में काम कर रहे हैं, वो लोग इस पे हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ये सब चीज को लेके हम लोग आगे बढ़े, और आज की चर्चा से बहुत ही कुछ मिला है। तो सभी वक्ताओं को धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स जगदीश जी। और सही कहा इन्होंने कि आज की चर्चा से हम लोग को बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिले हैं। खास करके धर्म जी ने भी अपनी बात जोड़ी और MS एक्ट के बारे में बात करी। विल्सन जी ने भी इवेंचुअली एंड दी एंड ये कहा कि हमें मैनुअल स्कैवेंजिंग ही नहीं चाहिए, हमें कोई सिक्योरिटी और सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात ना करते हुए हमें इस प्रथा को ही खत्म करना है कि कोई शख्स क्यों इस काम को करने के लिए मजबूर हो रहा है। जैना जी ने और शाना भट्टाचार्य जी ने भी अपने अपने पर्सपेक्टिव, लॉ और लीगल सारे जो पर्सपेक्टिव्स थे बहुत अच्छे से रखे और बहुत डिटेल्ड इलैबोरेटली रखे गए पर्सपेक्टिव। तो थैंक यू सो मच। सेशन को एंड करने के लिए मैं मीरा को बुलाना चाहती हूँ टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू। सो ओवर टू यू मीरा। थैंक यू। जिंदाबाद साथी सभी को मेरी तरफ से। थैंक यू एना। आई थिंक काफी अच्छा सेशन रहा है, एंड I'm not again going to the details of the summary, but बहुत सारे पहलू जैसे हमने सोचा था इस पूरे श्रृंखला का नियोजन के टाइम पर पहले सेशन में we did get quite a few ground updates, and in fact आज के सेशन में भी थोड़ा सा ground specifics and details सामने आया था। बट आज के सत्र में I think one useful thing was also कि जो कानूनी पहलू है और किस प्रकार की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे चैलेंजेस है, पूरे नियोजन में किस प्रकार के गैप्स एंड लिमिटेशंस है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल से लेकर मॉनिटरिंग ठीक से नहीं होना, वहां से लेकर बहुत सारे मुद्दों पर आई थिंक साथियों ने प्रकाश डाला। सो इट एक्चुअली रिक्वायर्स मच मोर फोकस्ड strategy building, and also within various organizations who are committed to these issues, and it also requires much more solidarity। अलग-अलग समाज के विभिन्न बाकी तबकों से भी इन संघर्षों को समर्थन मिलना बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट हमारा जो थर्ड सेशन है वो ज्यादातर फोकस्ड इसी पर है, जिसमें अभी जगदीश भाई जिन्होंने बात किया वो इस पर एक्चुअली वो खुद भी एक वक्ता है थर्ड सेशन में NAPM की तरफ से भी और श्रमिक जनता संघ की तरफ से, तो वो निश्चित रूप से इस पर और बात रखेंगे उस सेशन में। भाषा सिंह को भी हमने रिक्वेस्ट किया कि नेक्स्ट वीक के सेशन में वो भाग ले। तो हमारी एक ये छोटी सी कोशिश है कि इन 3 सेशंस के माध्यम से हम इस मुद्दे को थोड़ा सा, अभी क्योंकि बहुत सारे अन्य चीजें भी देश में चल रही है, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कीप अलाइव ऑल दीज many other constant battles and struggles that are happening। तो ये इन 3 सेशंस के माध्यम से एक कोशिश है। बट आई एग्री विद फ्रेंड्स ऑल्सो कि हमें शायद थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रैटेजाइजिंग भी अलग अलग ग्रुप्स के साथ कैसे करें वो भी जरूरी है, तो उसका भी पहल
विल्सन भाई और दसम के साथियों से और श्रमिक जनता संघ और बाकी ग्रुप्स के साथ मिलकर एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स कॉमरेड्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन द लीगल स्ट्रगल, वो भी डेफिनेटली कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल द स्पीकर्स आज जुड़ने के लिए, शहाना, जैना, विल्सन भाई एंड धर्म भाई एंड ऑल्सो द अदर कॉमरेड्स फ्रॉम सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड द मूवमेंट। सभी को जिंदाबाद, जय भीम। अगले हफ्ते के सेशन के लिए जरूर जुड़िएगा 6 बजे नेक्स्ट संडे। एंड ये सेशन हमारे फेसबुक पेज पर है, तो प्लीज शेयर कीजिए।